All right. Welcome at Target for IQ. This is the third lecture in continuous. तीसरा लेक्चर है यूकेपीसीएस मेंस को फोकस करके एथिक्स की जो क्लासेस है यूकेपीसीएस मेंस 2025. ठीक है. वी विल फोकस ऑन द एथिक्स, राइट, जो GS4 पेपर होता है. ऑलराइट. इन द प्रीवियस डिस्कशंस हमने कवर किया कि सिलेबस कैसे पढ़ा जाता है, सिलेबस में क्या क्या डिस्कस करना है हमको, और सिलेबस में क्या क्या चीज़ें समझने की है, सिलेबस को कैसे आगे बढ़ाना है, वो उस चीज़ पे हमने फोकस किया था. ठीक है. इन द नेक्स्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज एथिक्स, ऐसे एथिक्स का एसेंस क्या है, एथिक्स क्या नहीं है, इस चीज़ पे डिस्कस किया था. है ना. इन द कंटिन्यूस जो सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है एथिक्स एंड द ह्यूमन इंटरफेस, है ना, उसको हम उसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. ऑल राइट. सो द डिस्कशन विल गो इन द सेम मैनर, लाइक जैसे हम डिस्कस करते हैं, पहले कुछ कोटेशन का जिक्र करते हैं, फिर उन कोटेशंस के बाद हम जिक्र करते हैं कुछ एथिक्स रिलेटेड करंट अफेयर का, एंड इन द थर्ड लेग वी विल स्टडी अबाउट द सिलेबस. जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनको हम एक्सपेंड करेंगे, एंड इन द लास्ट लेग वी विल एक्सपेंड द इंडिक एथिक्स. राइट. सो लेट्स टेक द कोट फॉर द डे. A man does not have to be religious to be moral. Religion and morality are two separate things. लास्ट क्लास में भी बताया था एथिक्स इज नॉट रिलीजन, है ना. मे बी देर आर सम एथिक्स विच मे कोरिलेट विद द रिलीजन, लाइक एवरी रिलीजन, कोई भी धर्म है वो हिंसा नहीं सिखाता. एवरी रिलीजन ब्रदरहुड और पीस का संदेश देता है, कोई कोई सा भी धर्म हो, है ना. तो मैन डज नॉट हैव टू बी रिलीजियस, बट इसके लिए तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम शिवलिंग पे जल चढ़ाओ या फिर तुम जाके नमाज पढ़ो. एथिकल बनने के लिए आपको आवश्यकता नहीं है कि आपको, मतलब जो धार्मिक प्रथाएं हैं या फिर रिलीजियस रिचुअल्स जिनको हम बोल सकते हैं, रिचुअल्स करने की यू डू नॉट नीड एनी रिचुअल, है ना. अ मैन डज नॉट हैव टू बी रिलीजियस. आपको धार्मिक होने की आवश्यकता नहीं है, मोरल होने के लिए, नैतिक या एथिकल होने के लिए, मोरल होने के लिए यू डोंट नीड एनी religion, right. We will interchange the term morality and ethics, moral or ethical, in correlation, because there is a thin line of difference. That difference I will explain you, right in this class only, right. सो आपको रिलीजियस होने के लिए देयर इज नो नीड टू बी, मोरल होने के लिए रिलीजन की कोई नीड नहीं है. ठीक है. रिलीजन एंड मोरलिटी आर टू सेपरेट थिंग्स, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. ठीक है. आप रिलीजियस होके मोरल हो सकते हो, दैट इज ओके. आप मोरल होके जरूरी नहीं है आप रिलीजियस हो, दैट इज फाइन लाइन. देयर इज अ थिन लाइन ऑब्वियसली. दिस इज लाइक ऑलवेज लाइक दिस. दिस इज द मोरलिटी, दिस इज द रिलीजन. देयर विल बी सम एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन जो आपको मोरल बनाएंगे. मोरलिटी की कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको ज्यादा धार्मिक शो करेंगी, लाइक जैसे बोला आपको करुणा, जैसे ना, जैसे भगवान, मतलब जातक कथाओं में आप पढ़ोगे कि जैसे हुआ था ना जी कि सिद्धार्थ और देवदत्त के बीच में मतलब कुछ हुआ, और उसमें एक हंस था जो, जैसे सिद्धार्थ ने रक्षा की थी और देवदत्त ने तीर मारा था, है ना. तो उस जातक कथा का परिणाम ये हुआ कि मतलब जो हंस था वो जब राजसभा में, जो राजा शुद्धोधन की कोर्ट में जब वो गया, तो उस हंस ने डेफिनेटली मूवमेंट जो अपना शुरू कर दिया वो सिद्धार्थ की तरफ शुरू कर दिया, है ना. तो दिस वाज द एक्ट ऑफ कंपैशन जो जातक कथाओं में चलती है ना. तो दिस द कंपैशन, कंपैशन इज द पार्ट ऑफ बीइंग मोरल. एक सोसाइटी में आपको एक मोरल ह्यूमन बीइंग बनने के लिए आपको कंपैशनेट होना पड़ेगा, है ना. एंड सेम जो बुद्धिस्ट डॉक्ट्रीन है, जो जातक कथाएं आती हैं बुद्धिज्म में, तो उन जातक कथाओं में से एक ये सिद्धार्थ वाली और देवदत्त वाली जो कथा है ना, दैट दैट बिलोंग टू मोरलिटी. सो रिलीजन का जो सम पार्ट है वो आपको मोरलिटी सिखाएगा, है ना. एंड मोरलिटी का जो मोरलिटी है, मोरलिटी आपको मतलब रिलीजन से कुछ कुछ कभी कभी रिलेट करेगी, बट कैंट इज राइट, है ना. डिओन्टोलॉजी के फिलोसफर है. लेट मी बी वेरी क्लियर. डिओन्टोलॉजी, ठीक है. जब हम मोरल थिंकर के बारे में और एथिकल डायमेंशंस को जब हम समझेंगे तो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन व्हाट डिएंटोलॉजी इज. बट कांट जो है, कांट बताते हैं कि मैन डज नॉट हैव टू बी रिलीजियस टू बी मोरल. रिलीजन एंड मोरलिटी आर टू सेपरेट थिंग्स. ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना. तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा धार्मिक आदमी है तो वो बहुत बड़ा महान और एथिकल और मोरल है, और आप सिर्फ मोरल हो तो आप मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब इट्स ओके इफ यू डू नॉट फॉलो एनी रिलीजन, राइट. सो दिस इज ऑल राइट थिंग. The highest religion is to rise to universal brotherhood, है ना. Yes, to consider all creatures your equals, है ना. ये विवेकानंद जो इंडिक फिलोसफर्स हैं, है ना, जिन्होंने मतलब इंडियन स्पिरिचुअलिटी को शिकागो से लेके और पूरे इंडिया तक सब में जन जागरण किया था अपनी स्पिरिचुअलिटी का. जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी है उसमें विवेकानंद का एक अतुलित एक अभूतपूर्व स्थान है. ठीक है. द हाईएस्ट रिलीजन इज टू राइज यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि पूरे संसार में जो ब्रदरहुड है, भाईचारा है, उसको लाइक मानव मानव को समझे, है ना. मानव मानवता समझे, है ना. ये जो ब्रदरहुड है, जो ह्यूमन वैल्यूज का जो अपलिफ्टमेंट है, ह्यूमन वैल्यूज को, मानव के जो मूल्य हैं उनको सबसे ऊपर उठाना इज द हाईएस्ट रिलीजन. यस, टू कंसीडर ऑल क्रिएचर योर इक्वल्स, है ना. सबको अपने बराबर समझना, है ना. ऐसा नहीं कि छोटा समझो बड़ा समझो, है ना.
तो आप बता सकते हो कि मतलब व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, है ना, व्हाट आर द मोरल प्रोविजंस जो सोसाइटी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जिनसे ब्रदरहुड बढ़ता है ना, ब्रदरहुड बढ़ता है, वो चीजें आप बता सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो इसके बारे में, है ना। आई विल चेक कि आप कितना डीपली इस चीज को समझ सकते हो कि ब्रदरहुड सोसाइटी में कैसे बढ़ रहा है, और कौन कौन सी वो महान विभूतियां हैं जिन्होंने ब्रदरहुड बढ़ाने के लिए अपने प्रयास किए हैं। तो द हाईएस्ट रिलीजन इज टू राइज टू यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यस, टू कंसीडर ऑल क्रिएचर योर इक्वल्स, या man becomes, the third quote is of Gandhi, man becomes great exactly in the degree in which he works for the welfare of his fellow man। यानी कि तुम्हारी महानता, लाइक वेरी वेरी सिंपल थिंग, आपको समझना है कि जो मैन इज अ सोशल एनिमल। अगर समाज है तो आप हो, अगर समाज नहीं होगा तो आप भी नहीं रहोगे, है ना। आपकी महानता का जो परिमाण है वो यही है कि आपने समाज के लिए कितना किया, आपने समाज को कितना समझा, आपने अपने साथ के लोगों को कितना बढ़ाया। लाइक एक जैसे एक वृक्ष की जो महानता है वो छाया देने में और फल देने में है, वैसे ही मनुष्य की महानता अपने फेलो ह्यूमन बीइंग का भला करने में, उनका अच्छा सोचने में, उनका मनसा वाचा कर्मणा, उनकी भलाई करने में मैन की महानता है। मैन बिकम्स, लाइक गांधी वाज अ मैन ऑफ मूवमेंट। गांधी ने अपने जो सोशल मूवमेंट थे, बी इट द सिविल डिसोबीडियंस, बी इट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बी इट एनी अदर मूवमेंट, गांधी के जो मूवमेंट थे, गांधी ने लाइक उनसे उन्होंने वो जो वेलफेयर का काम किया अपने फेलो कंट्रीमैन का, जो इंडियंस को वो दांडी तक ले गए, दांडी मार्च तक ले गए, और दांडी के बाद फिर उन्होंने जो आगे चीजें बढ़ाई, तो दैट वाज द एसेंस ऑफ द टीचिंग ऑफ गांधी, राइट। तो गांधी ने मतलब जो किया, मतलब दैट वाज एग्जैक्टली द डिग्री, वो हाईएस्ट डिग्री थी कि मैन कहां तक पहुंच सकता है, कि मैन कहां तक वेलफेयर कर सकता है अपने फेलो ह्यूमन बीइंग का। दिस वाज द गांधीयन अप्रोच, राइट। सो दिस इज ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, किया कि आप किस डिग्री में, आपकी जो महानता है, द ग्रेटनेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज द, लाइक मतलब कुछ लोग होते हैं परिवार का भला करते हैं, कुछ लोग होते हैं अपने गांव का भला करते हैं, कुछ लोग होते हैं देश का भला करते हैं, कुछ लोग होते हैं पूरे समाज का, राष्ट्र का, पूरे ब्रह्मांड का, लाइक पूरी दुनिया का भला सोचते हैं। बी द लिंकन, बी द गांधी सॉरी, बी इट द मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लाइक ये जो लोग हैं, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, इन लोगों ने पूरे दुनिया को दिशा दिखाई है। तो द डिग्री ऑफ ग्रेटनेस विल कम फ्रॉम द फैक्ट दैट कि तुम अपने जो कलीग लोग हैं, आपके साथ के लोग हैं, उनके भले के लिए, उनके वेलफेयर के लिए आप क्या करते हो, that will tell the greatness, right? So this is what Gandhi said. Like the last quote of the day is, ethics is nothing else than reverence for life, है ना। जो जीवन की महानता के लिए, है ना, जीवन की महानता और जीवन के मूल्य के लिए, जीवन की वैल्यू के लिए जो आप काम करते हो, वो एथिक्स के बराबर है। जीवन को अपलिफ्टमेंट करता है, रेवरेंस करना, रेवर करना लाइफ को। तो दिस इज द एथिक्स, राइट। तो दिस कोट विल कम जब रिलीजन और मोरालिटी का कंपैरिजन आपसे कहीं मेंस में पूछा जाएगा, या फिर आपको कभी ऐसा होगा कि मतलब ऐसी केस स्टडीज दी जाएंगी जब जिसमें मतलब रिलीजन का रोल आएगा, रिलीजन का जिक्र किया जाएगा, तो आपको ये कोट काम आएगा, है ना। एंड ऐसे ही मतलब ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड या हार्मनी इन द सोसाइटी, उसकी जब बात होगी तो उसका काम आएगा। ग्रेटनेस जब पब्लिक वेलफेयर, जब पब्लिक पॉलिसीज की बात होगी, तो आप किस मतलब जैसे जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड की महानता इसमें है कि उसकी जो रीच है वो नेशन वाइड भला कर रहा है, बीट द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बीट द यूपीआई, बीट द एवरी ग्रेट सर्विस लाइक एबीसी आईडी, जितनी भी आईडी, डिजी लॉकर, ऑल आर वैलिडेटेड बाय यूआईडीआई, है ना। तो जो उसकी महानता है उस सर्विस की, वो इसमें है कि वो कितने लोगों तक पहुंच रहा है, रीच, है ना। दैट इज द एसेंस, राइट। एंड लास्ट इज, एथिक्स इज नथिंग एल्स देन रेवरेंस फॉर लाइफ। दिस इज मीनिंगफुल फॉर द other part, right? So let's move forward. Before moving forward, I want to discuss some current affair. Okay. This news, ये अभी मतलब लाइक लीडर ऑफ अपोजिशन लाइक एक वोट चोरी को लेके, लाइक जो वोटिंग पैटर्न है, जो वोटिंग लिस्ट है, उसको लेके बहुत बड़ा लाइक पूरे देश में एक ओपिनियन फ्लो कर रहा है। तो उसको लेके फेक वोटर्स रो, है ना। EC gives Bengal 7 days to act against the officials, right? So this is like this you can relate with democratic rights, right? Democratic rights of people, right? डेमोक्रेटिक राइट्स, है ना, एडल्ट फ्रेंचाइजी, है ना, वैल्यूज ऑफ रिपब्लिक, है ना, वैल्यूज ऑफ रिपब्लिक, है ना, राइट्स या वैल्यूज, है ना। ये जो हमने है ना, जो हमारे फॉर्मर लीडर थे, उनका सपना था कि रिस्पॉन्सिबल नेशंस, एक ऑलराइट, या रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, है ना।
अगर वोट ही नहीं होगा तो लोगों का से कैसे बढ़ेगा, है ना। तो डेमोक्रेटिक राइट्स, वैल्यूज ऑफ रिपब्लिक, है ना, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, है ना, ये मतलब जो फ्रीडम फाइटर होते थे, गांधी होते थे, नेहरू होते थे, इन लोगों ने मतलब एक सपना देखा था कि मतलब जो गवर्नेंस, जो गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री होगी, जो लॉ ऑफ द लैंड को जो चलाएंगे, दे मस्ट बी वेरी रिस्पॉन्सिव। उनको ये दिखाना पड़ेगा कि मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल, है ना, उनकी कुछ अकाउंटेबिलिटी है लोगों के प्रति, है ना। मतलब गवर्न करने का जो राइट है ना, वो ऐसे नहीं मिल रहा है कि मतलब आप बस आओगे और राज चलाओगे, अफसरशाही करोगे, उसके बदले आप टैक्स पे राज करोगे, वो सब नहीं, दैट इज नॉट द पर्पज, है ना। पर्पज इज समथिंग एल्स। पर्पज इज दिस कि आपको मतलब समझना है कि ये गवर्नमेंट होना चाहिए। तो बंगाल में क्या मतलब इस समय पूरे कंट्री में मतलब जैसे बिहार का एसआईआर, है ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम से चीज चल रही है, इलेक्शन कमीशन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो वो वोटर लिस्ट को मतलब जनरली रिवाइज कर रहा है, वोटर लिस्ट रिवाइज हो रही है बिहार में, राइट। तो ये सब मतलब पूरा रो चल रहा है इस चीज को लेके कि भाई हु आर द एलिजिबल वोटर्स, कौन एलिजिबल वोटर्स हैं, कौन एलिजिबल वोटर नहीं है ना, इस चीज को लेके चल रहा है। तो इसमें क्या होगा मतलब कभी कभी मतलब इट मे पॉसिबल, पहले जैसे होता था आजादी के जस्ट बाद, मतलब जब हमारी डेमोक्रेसी जन्म ले रही थी, तो उस टाइम पे मतलब ईवीएम नहीं होते थे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट नाम की चीजें नहीं हुआ करती थी। तब क्या होता था, बैलेट पेपर पे वोटिंग होती थी, लोग ठप्पा लगाते थे, उस ठप्पे के आधार पर निर्णय होता था कि तुम्हारा जनप्रतिनिधि कौन होगा। उसके बाद ईवीएम आया, ईवीएम के बाद फिर वोटर लिस्ट का की अवधारणा, वोटर लिस्ट की अवधारणा तो पहले से थी, बट द मेन थिंग इज द रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट। लाइक कंट्री में माइग्रेशन हो रहा है ना, कहीं कोई जा रहा है माइग्रेशन के टाइम पे, मतलब कोई निकल गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, है ना, किसी ने परमानेंटली अपना आवास चेंज कर लिया, कोई दूसरे शहर में जाके रहने लगा। तो ये सारी जब चीजें होने लगी, तो देर इज एक नीड अराइजन हुई कि भाई वोटर लिस्ट में है, जैसे मतलब कोई गांव है, कोई गांव में जो चीजें हो रही हैं, जो विकास के कार्य हो रहे हैं, या फिर उस गांव की कोई समस्या है, तो मतलब एक लॉजिक बोलता है कि वो वहां के जो रेजिडेंट्स हैं, जो वहां के स्टेक होल्डर हैं, लाइक उनका से होना चाहिए, उनके वहां पे डेमोक्रेसी के जो राइट्स हैं, या फिर स्टेट से उनको जो सर्विसेज लेनी है ना, उनका कौन जनप्रतिनिधि हो, इस चीज में ना उनकी एक चॉइस होनी चाहिए, और वो चॉइस कैसे होगी, उनके वोट से। तो इट इज वेरी इसेंशियल कि मतलब फॉर द डेमोक्रेसी, फॉर द वोटिंग राइट्स, और फॉर जो इलेक्टिंग राइट्स होते हैं, है ना, उसके लिए आवश्यक है कि जो वोटर लिस्ट है वो बड़ी मतलब एरर फ्री और मतलब ऐसी रहे कि जिससे कि लोग निर्णय ले पाए, है ना। तो अदरवाइज मतलब अगर वोटिंग राइट्स में अगर सोच के देखो कि तुमने लोगों को चुन लिया, तुमने चुनाव किया, और तुम्हारा चुनाव किया हुआ व्यक्ति एलिजिबल ही नहीं था, या फिर जो अनएलिजिबल लोग थे जिनको नहीं चुनना था उन लोगों ने चुन लिया, तो इट इज काइंड ऑफ इनजस्टिस टू यू, है ना। फिर उसके बाद जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो निर्माण होगा, जो जनप्रतिनिधि और लोकल लोगों के बीच में होता है ना, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अवधारणा ही झूठी हो जाएगी। तो इट इज काइंड ऑफ लाइक एथिकल अटैक ऑन द ऑन द एक्ट ऑफ इलेक्टिंग समवन, है ना, जो तुम्हारा डेमोक्रेटिक राइट्स है, सोवरेन रिपब्लिक का जो राइट होता है, लाइक वॉइस ऑफ पीपल, वी द पीपल, उसकी जो एक अवधारणा है, उसका जो प्रिंसिपल है, दैट इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, है ना। तो ये आपको यहाँ पे समझने की आवश्यकता है। तो फेक वोटर्स का जो इशू है, दैट इज बीइंग मतलब वेरी प्रोमिनेंट इन मेनी स्टेट्स, लाइक, है ना। तो वहां पे कभी कभी कुछ लोगों को मतलब रूलिंग, आइदर रूलिंग पार्टी हो या फिर कैसी भी पार्टी हो, कैसे कोई भी लोग हो, उनको अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है। तो वो अनड्यू एडवांटेज शुड कंसीडर अंडर द एथिकल लेंस, वो उसकी स्टडी एक एथिकल लेंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि भाई वाकई ऐसा हो रहा है तो ये सही है या गलत है, हाँ, इसके लिए हमको ये जानना चाहिए। तो मतलब इलेक्शन कमीशन ने बंगाल के ऑफिशियल को 7 दिन दिए कि उनके अगेंस्ट एक्ट करो। दिस इज ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ द ऑफिशियल्स, है ना। ये ऑफिशियल्स की इंटीग्रिटी पे डिपेंड करेगा कि वो कितने मतलब एफिशिएंट वे में इस चीज को न्यूट्रलाइज करेंगे, कितने एफिशिएंट वे में वो इस चीज को समझेंगे, राइट। सो दिस इज वन न्यूज, एंड नेक्स्ट न्यूज इज, या बिहार में क्या हुआ है, एक चीज ये मतलब बड़ा फैसिनेटिंग न्यूज है कि इसको आपको समझना है, इस खबर को भी, दिस विल कम, ये एग्जांपल देने के काम आएगा आपको। बिहार में क्या हुआ था, बिहार प्रोविजन, वहां पे बिहार में क्या हुआ था, मतलब नीतीश कुमार की गवर्नमेंट आई थी आज से 5-10 साल पहले। क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि जो लिकर था उसको बैन कर दिया, मतलब अल्कोहल के जो वो था कंजप्शन था उसको गलत कर दिया। तो उसमें क्या हुआ, 4-4 जंप इन ड्रग केसेस सिंस 2016 अल्कोहल बैन, है ना। तो ये एक बड़ी मतलब संवेदनशील और ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई भाई कि भाई अब क्या करें। ये तो मतलब बड़ा बड़ा ही अजीब हो गया कि बैन करने के बावजूद, बैन करने का जो पर्पस था वो ये था कि भाई जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या फिर जो लोग ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, जो अल्कोहल की तरफ जा रहे हैं, वो मतलब वहां से रुक जाएं, बट ऐसा नहीं हुआ।
वो उसको होने के बजाय उसके लाइक 4 फोल्ड केसेस जंप हो गए। तो इसके पीछे क्या रीजनिंग हो सकती है? इसके पीछे मतलब आप मतलब ट्राई करो, मतलब यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि क्या क्या मतलब जो डिस्टर्बेंसेस थे वो क्या क्या हुए। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट सम, लाइक कुछ मैं बताता हूँ, कुछ आप बताओगे। एक तो पहला क्या हुआ कि मतलब जब चीजें किसी चीज पे बैन किया गया तो बैन वाज नॉन कंसल्टेटिव, किसी से मतलब कंसल्ट नहीं किया गया। जो स्टेक होल्डर थे उनको उनके साथ मतलब ऐसा कंसल्टेंस नहीं रहा, आइदर वो लेकर सेलर हो या कंजप्शन करने वाले हों या फिर महिलाएं हों वहाँ की, जो वहाँ के लोग थे उनके साथ मतलब ब्रॉड लेवल पे डिस्कशन की कमी रही। तो इट वाज नॉट द पार्टिसिपेटिव बैन, ये पार्टिसिपेटिव अप्रोच नहीं थी, ठीक है, नॉन पार्टिसिपेटिव अप्रोच, ठीक है। चलो फिर भी नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मान भी लिया कि बैन लगा दिया, उसमें पार्टिसिपेटिव अप्रोच नहीं थी या कुछ भी था, वॉटेवर था, लेकिन जो एजेंसीज है, जो एग्जीक्यूटिव का काम है, जो लेजिस्लेचर ने या फिर किसी भी जो एग्जीक्यूटिव लेवल से या टॉप ऑफ द ब्यूरोक्रेसी या फिर गवर्नेंस गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई डिसीजन हुआ है तो लाइक इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑफिशियल्स, जो लाइक आइदर इट बी द बॉर्डर पुलिस हो या फिर एजेंसीज हो या फिर जो स्क्वाड्स हो, स्पेशल स्क्वाड्स जो बनाए गए हैं उनकी ड्यूटी हो, या फिर मतलब स्पेशली लाइक जो जो सिटीजन्स हैं, है ना, उनकी भी ये ड्यूटी थी कि वो रूल ऑफ लॉ से अवॉइड करें, है ना। कोई अगर ऐसा प्रोविजन बनाया गया है तो वो रूल ऑफ लॉ से वो अवॉइड करना चाहिए उनको, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ मतलब ये था, रूल ऑफ लॉ तो ये बोलता है कि भाई जो नियम बनाए गए हैं, कानून जो बनाए गए हैं उनसे अवॉइड करके, और जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है अल्कोहल बैन का उसको सपोर्ट किया जाए। बट दिस वाज वायलेटेड, है ना, तो रूल ऑफ लॉ वायलेटेड, नॉन पार्टिसिपेटिव अप्रोच ये वायलेटेड, है ना। और ड्रग केसेस में 4 फोल्ड जंप कर रहा है, तो देर में भी चांसेस के यहाँ पे नेक्सस करप्शन हो। व्हाट इज दिस नेक्सस करप्शन? नेक्सस करप्शन हो, है ना, यानी कि भाई जिनको जिनको बाग बचाने हैं वो ही मतलब बगीचे को उजाड़ रहे हैं, है ना। यानी कि नेक्सस में जनरली क्या होता है कि मतलब ये क्रिमिनल होता है ना, क्रिमिनल होता है, पॉलिटिशियन होता है ना, और बिजनेसमैन होता है, ठीक है ना। इस टाइप से ये नेक्सस चल रहा है, ठीक है। बिजनेसमैन है ना, बिजनेस ने क्या किया, मतलब कॉमर्स क्रिमिनल के माध्यम से क्राइम कराया और उस क्रिमिनल को पॉलिटिशियन ने सपोर्ट दे दिया, राइट। पॉलिटिशियन ने सपोर्ट एक्सटेंड कर दिया, उसके बदले बेनिफिट इसका भी हुआ, बेनिफिट इसका भी हुआ, बेनिफिट इसका भी हुआ, चाहे वो मॉनेटरी बेनिफिट हो, चाहे वो माफिया राज हो, चाहे वो पॉलिटिकल बेनिफिट्स हो, वोट्स का मोबिलाइजेशन हो, व्हाटएवर, ये जो नेक्सस करप्शन है ये बढ़ता है ना। तो स्पेशली जो ड्रग्स होते हैं या फिर ब्लैक मनी होता है, इन सारे केसेस में ये जो नेक्सस करप्शन होता है ये होता है। इसमें मतलब पॉलिटिशियन बीइंग द लेजिस्लेटर, है ना, बीइंग द और ये एग्जीक्यूटिव, ये दोनों मिलके भाई क्रिमिनल के साथ नेक्सस बनाते हैं और ये क्राइम होता है, क्राइम हैपन होता है। फिर उसके बाद भाई मतलब ठेस पहुंचती है, फिर बहुत सारी वैल्यू, चाहे वो ह्यूमन वैल्यू हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक वैल्यू हो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू हो, बहुत सारी मोरलिटी हो, रिलीजन हो, व्हाटएवर, बहुत सारी चीजों को कंप्रोमाइज होता है। और एक जो एथिक्स होता है ना, एथिक्स की, मर्यादा की, नीतियों की, एक काइंड ऑफ इट इज मर्डर, है ना, उसको फिर नुकसान पहुंचाया जाता है। तो दिस इज द मतलब वन थिंग जिससे आप एथिकल एनालिसिस चीजों की कर सकते हो कि भाई, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई चलो ठीक है, ड्रग मतलब जनरली क्या होता है कि हम लोगों में मतलब रिलीजन हो चाहे मोरलिटी हो, लोग हम मानते हैं कि मतलब भाई लेकर करना, दारू पीना, शराब पीना ये गलत काम है ना, ऐसा माना जाता है ना। सम पीपल कंसीडर, सम पीपल डू नॉट कंसीडर इट, है ना। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, है ना। इफ इट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड देन मतलब इसका कंजप्शन हो रहा है, तो लाइक स्टेट शुड, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी रोजी रोटी सिर्फ इसको मैन्युफैक्चर करके चल रही है, जिनकी रोजी रोटी इसको बेच के चल रही है ना। देयर आर स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है, वो रेवेन्यू हो सकता है कि वो सोशल जस्टिस की जो एक्टिविटीज है या फिर गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनमें लिकर रेवेन्यू आ रहा हो। बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे मतलब जो अल्कोहल का जो एक्साइज का जो रेवेन्यू आता है दैट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, है ना। तो उस मेन सोर्स ऑफ इनकम को मतलब हैम्पर करके स्टेट को क्या घाटा, क्या नुकसान हो रहा है, दैट कम्स अंडर द स्क्रूटनी, है ना। क्या वो मतलब ऐसा हो सकता है कि लिकर सेल से हो सकता है कि रोड बन रहे हो सकता है हॉस्पिटल्स बन रहे हो, तो वो एक जो अप्रोच है, जो एक बजटरी थिंग्स हैं, जो कॉमर्शियल थिंग्स हैं, जो इकोनॉमिक थिंग्स हैं, उनको हमको क्या नीड है कि एक लॉजिकल लेंस से देखा जाए, और रिलीजन और मोरलिटी का जो सेंटिमेंटल इमोशनल लेंस है उससे थोड़ा कम देखा जाए, तो देयर मस्ट बी अ बैलेंस, है ना। तो एक चीज जो होती है रेगुलेशन, रेगुलेशन, है ना। तो जो रेगुलेशंस होती हैं, जो नियमितीकरण किया जाता है ना, नियामक आयोग जो काम करते हैं, रेगुलेटरी कमीशंस जो करते हैं, रेगुलेशंस लगानी चाहिए, है ना, इसको नियम संगत बनाना चाहिए कि अगर आप बैन भी लगा रहे हो तो भाई कहाँ कितना बैन है, क्या ये एक स्पेशल कंडीशंस में क्या हम इसको ओपन अप कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई जो बिलो 18 जो लोग हैं उनके लिए हम अल्कोहल सेल को, अल्कोहल कंजप्शन को बैन कर सकते हैं, क्या मतलब क्या हम ऑर्डरली चीजें फाइंड कर सकते हैं। दैट इज द कंसिडरेशन
ऑफ एथिक्स, है ना, दैट इज द कंसिडरेशन ऑफ अल्कोहल, है ना. आई विल टेल यू एक और केस, मतलब आज जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो आई विल टेल यू, आई विल लेट यू नो कि देयर मे बी अदर केसेस लाइक. Okay, understaffed and GT gets 2 new judicial 4 expert members. So NGT, you know, this is the Green Tribunal, National Green Tribunal. इसको मतलब जिम्मेदारी दी गई है कि आप मतलब देश के एनवायरनमेंट की रक्षा करें, देश में जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको बनाए रखें, उसको लेके जस्टिस दें, आप जज बने, है ना, उसको लेके ये चीजें करी गई हैं. तो एनजीटी का ये काम है. तो एनजीटी की जो अंडर स्टाफिंग थी वो एक कंसर्न थी, है ना. मतलब आप एक तरफ एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट तो कर रहे हो, आप रिसोर्सेज को, अर्थ को, वाटर को लगातार एक्सप्लॉइट कर रहे हो, है ना. बहुत सारी चीजें हो रही हैं, प्लास्टिक वेस्ट बढ़ रहा है, ई वेस्ट बढ़ रहा है ना, यूट्रोफिकेशन हो रहा है, बहुत सारा जो यूरिया का और जो फर्टिलाइजर्स होता है उसका रन ऑफ खेतों से निकल के रिवर्स में जा रहा है, वाटर बॉडीज में जा रहा है, वेटलैंड्स को खराब कर रहा है, वो सब हो रहा है. मतलब देयर आर मतलब अदर थिंग्स, बट व्हेन इट कम्स टू रेगुलेशन पार्ट, व्हेन इट कम्स टू जस्टिस पार्ट, तो आप एनजीटी को अनस्टाफ रख रहे हो. तो दिस इज काइंड ऑफ गवर्नेंस फेलियर, है ना, गवर्नेंस फेलियर, है ना. सस्टेनेबिलिटी जो डॉक्ट्रिन है, सस्टेनेबिलिटी की डॉक्ट्राइन है, उसका ये फेलियर है. लाइक, है ना, क्लाइमेटिक वैल्यूज हैं, जो क्लाइमेट जस्टिस की जो वैल्यू होती है, उसकी अवधारणा का यहाँ पे एक फेलियर हो रहा है. क्लाइमेट जस्टिस, सस्टेनेबिलिटी डॉक्ट्राइन, है ना. और ऐसे ही आप बोल सकते हो, मतलब यू कैन कोट, यू कैन टॉक टू, यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट कि विच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द एनवायरमेंटल वैल्यूज, है ना. आप कमेंट में बता सकते हो, है ना, कि कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है जो एनवायरमेंट को मतलब प्रोटेक्ट करने का बात करता है ना. राइट, आप कोट कर सकते हो, जैसे यूएनएफसीसीसी है, उसकी जो डॉक्ट्रिन है उनको आप कोट कर सकते हो, बता सकते हो. मतलब नाउ डेज ये ऐसा लगातार हो रहा है कि मतलब लगातार इन चीजों को लेके बात की जा रही है. लाइक जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, जो यहाँ पे एनवायरमेंट डिस्कस होता है, जहाँ क्लाइमेट जस्टिस डिस्कस होता है, जहाँ क्लाइमेट क्राइसिस और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें डिस्कस होती हैं. और ऐसा मतलब दिस विल कम इन द केस स्टडीज, ये ऑलरेडी आ चुका है केस स्टडीज में. आगे की जो नई केस स्टडीज जो एग्जाम्स में आने वाली हैं, बीट द यूपीएससी, बीट द यूकेपीएससी और एनी पीसीएस एग्जाम, ऐसी केस स्टडीज फॉर्म होने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं कि ये चीजें हों. तो अंडर स्टाफिंग ऑफ एनजीटी कम्स अंडर द स्कैनिंग ऑफ द एथिक्स, है ना. इसकी अंडर स्टाफिंग नहीं होनी चाहिए. यहाँ पे एम्पल लोग होने चाहिए, यहाँ पे सिविल सोसाइटी से कनेक्ट होना चाहिए, यहाँ एनजीओ को साथ में मिलकर काम करना चाहिए, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को साथ में मिलकर काम करना चाहिए, है ना. तो ये यहाँ पे आप एक चीज को कंसीडर कर सकते हो, राइट. Yeah, so this was the case of Tamil Nadu. Okay, all right. This was the case of Tamil Nadu. तमिलनाडु में क्या हुआ था कि मतलब एक यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन चल रहा था. कन्वोकेशन आप समझ रहे हो, जिसमें डिग्री बढ़ती हैं या ये चीजें जो बढ़ती हैं. तो वहाँ की जो एक स्टूडेंट थी, उसने क्या किया कि उसने मना कर दिया कि मैं जो गवर्नर, जो मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पे आए हैं, चीफ गेस्ट हैं, मैं इनसे डिग्री नहीं लूंगी. मैं अपने यूनिवर्सिटी के जो मेरे जो प्रोफेसर हैं, मैं उनसे डिग्री लेना प्रेफर करूंगी. तो जो वीसी होते हैं, मैं वीसी से डिग्री लूंगी, नॉट गवर्नर से डिग्री नहीं लूंगी. तो ये एक मतलब लाइक इट इज काइंड ऑफ ह्यूमन विल, है ना, ह्यूमन विल. और जो आप कह सकते हो कि स्टेट के अगेंस्ट मतलब एक राइज अप होना, है ना, स्टेट के अगेंस्ट आ गए, है ना. तो ह्यूमन विल इज रिस्पेक्टेड. जो स्कॉलर की जो मंतव्य था कि भाई मुझे लगता है कि मतलब गवर्नर इज पॉलिटिकली अलाइंड एंड माय एजुकेशन इज नॉन पॉलिटिकली अलाइंड, राइट. मेरी एजुकेशन में पॉलिटिक्स का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए. उसका स्टेटमेंट ये भी था कि मतलब उसे ऐसा लगता है कि गवर्नर इज नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ तमिलनाडु, ही इज स्टॉपिंग द बिल. सो उसका एक जो वॉइस था वो एक निकल के आया. तो इट इज काइंड ऑफ मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइस, है ना. जो फ्रीडम की जो वैल्यूज हैं, जो एथिक्स वैल्यूज हैं, उनका मतलब एक बड़ा रोल है. तो फ्रीडम की बात हुई, स्टेट के अगेंस्ट खड़े होने की बात हुई, एक ह्यूमन विल की बात हुई, जो मानव की विल है, जो वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो एक निकल के आई. तो उसने एक शो किया कि मतलब देयर कैन बी अ वॉइस अगेंस्ट द चीफ गेस्ट ऑल्सो, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन लाइक गवर्नर ऑल्सो एक वॉइस हो सकती है. ही मे बी द प्रेसिडेंट. तो मतलब अब राज्य को ये सोचना है क्या हम इतने इंक्लूसिव, लाइक ये दिखाता है कि मतलब वहां पे मतलब इतना सब होने के बाद भी वहां पे देयर वाज नो रुक्स. मतलब जो गवर्नर थे उन्होंने शो किया कि भाई देयर इज नो इशू, है ना. अगर कोई नहीं लेना चाह रहा है तो ही रजिस्टर्ड. तो इसको बोलते हैं टॉलरेंस. वहां पर टॉलरेंस की वैल्यू है, यहाँ पर टॉलरेंस चेक हो रहा है. तो वहां के प्रोफेसर्स ने उसको जो स्टूडेंट थी उसको डिग्री अवार्ड करी, है ना. उसके बाद कोई बहुत ही ज्यादा उसके खिलाफ कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिया गया. तो दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस एंड दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिविटी, है ना. इंक्लूसिवनेस होती है ना, सबको समायोजित करने की कला, है ना. कि मतलब भाई अगर किसी का विचार अलग है तो उसको भी हम ले लें. तो इंडियन सोसाइटी जनरली कंसिडर द इंक्लूसिव. देयर आर मेनी रिलीजन्स, देयर आर मेनी सेक्ट्स, बहुत सारे ओपिनियंस है, पॉलिटिकल विचारधाराएं. मार्क्सिस्ट को ले लो, कांग्रेस की अलग विचारधारा है, बीजेपी की अलग विचारधारा है, राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंट्रिस्ट, मार्क्सिस्ट, और जो माइनॉरिटी के स्पेशलिस्ट हैं, देयर आर मेनी स्कूल्स, है ना. तो वो सब इंडिया में मतलब सबको समाहित किया जाता है ना. लैंग्वेज बहुत सारी हैं, सबको समाहित किया जाता है. तो द तमिल गर्ल वाज नॉट इन एग्रीमेंट with the theories or opinions or actions of governor, so she refused.
सो यहाँ पे हम दिखाते हैं कि कैसे ये चीजें मतलब स्टूडेंट्स के अंडर होनी चाहिए, कि कैसे मतलब जो सोक्रेट्स बताता था, सुकरात क्या करता था, वो पूरे ग्रीस में घूमता था, पूरे एथेंस में घूमता था और ट्रेंड करता था, वो स्टूडेंट्स को बोलता था निर्भीक बनो, जागो, है ना, कोर्ट्स में सिर्फ एथिकल लोग रहने चाहिए, वो ऐसे बोलता था। तो वो करेजियस बनाता था उसको, करेज के पीछे मतलब उसको, उसके करेज को कम करने के लिए उसको जहर का प्याला पिला दिया गया। तो दिस द थिंग दैट तमिल गर्ल डिड इज करेज। करेज इज मतलब राइजिंग अगेंस्ट और अपलिफ्टिंग द वॉइस। तो वो वाली बात होती है, हम उसको कितने इंक्लूसिवली लेते हैं, दैट इज अपॉन द स्टेट, है ना। स्टेट शुड बी काइंड टू इट्स सिटीजंस। स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसके सिटीजन एक डिफरेंट उसको लेके आ रहे हैं डॉक्ट्रिन को, या फिर अपने डिफरेंट थॉट को लेके आ रहे हैं, तो उसको कैसे स्वीकार करना है, तो दिस कम्स अंडर द करेज। तो ये इतनी सारी जो एथिकल वैल्यूज हैं, इनको सबको आप कंबाइन कर सकते हो, उसमें आप इस न्यूज में इसके एक खबर में देख सकते हो, है ना। तो ऐसे करके मतलब अगर आपको केस स्टडी मिलती है या फिर कोई ऐसा वो मिलता है कि मतलब कोई किसी क्वेश्चन में आपको आंसर करना पड़े और करेज की डेफिनेशन बनानी पड़े, तो आप करेज की डेफिनेशन में इसे बता सकते हो। हिस्ट्री से एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हिस्ट्री में कभी क्या हुआ था, कल्पना दत्त का केस, है ना, जिसने बंगाल में मतलब डिग्री लेने से मना कर, ब्रिटिश टाइम में मना कर दिया कि भाई नहीं, मैं इस प्रिंसिपल से अवार्ड नहीं लूंगी, ये ब्रिटिश है एंड ही इज वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ माय कंट्री, ये मेरे देश के हित में काम नहीं कर रहा है, तो मैं इससे क्यों लूं, है ना। बहुत मैनी अदर हैं। गांधी जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सॉरी, नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, क्यों, मतलब इतनी बड़ी उपाधि या सम्मान जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको दिया था, है ना, तो उन्होंने उसको त्याग दिया। गांधी ने अपना कैसर हिंद रिनाउंस कर दिया। तो इट इज काइंड ऑफ मतलब के मतलब आप करेज, ये पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि मतलब अब बहुत सारे लोग इस लेंस को देख रहे हैं कि भाई गवर्नर का सम्मान कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, थॉट का डिफरेंस, ओपिनियन का डिफरेंस, ये कभी भी अराइज हो सकता है, इट्स योर चॉइस, आप उठा सकते हो। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड करता है इस फ्रीडम के लिए कि हम अपनी जो चीजें हैं उनको चुन लें, राइट। तो ये दिस वाज द रादर करेजियस एक्ट इन द प्रेजेंट टाइम्स, राइट। तो ऑल राइट, सो लेट्स मूव टू सम मोर करंट अफेयर जो आज का है ना, तो उसकी बात करते हैं। Wait. थोड़ा और करंट अफेयर एंड उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे जो मेन सिलेबस है। ऑल राइट, तो लुक एट दिस इज एन एनोनिमस लाइफ विदाउट एन आधार आइडेंटिटी, है ना। एक लाइफ है, एक जीवन है जो बिना बिना आधार की आइडेंटिटी के चल रहा है। a number of people a number of people from tribal communities across Maharashtra face barriers in accessing the education, healthcare and government schemes because they are not registered with the unique identification authority of India। यहाँ क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड नहीं है, ठीक है। अब भाई आज की डेट में तो आधार बहुत जरूरी है, चाहे तुमको पीएमएवाई का घर चाहिए उसके लिए भी आधार चाहिए, है ना, चाहे तुमको आयुष्मान चाहिए, आयुष्मान का भी वैलिडेशन उसी से हो रहा है, ठीक है ना। आपको बैंक में अकाउंट खुलाना है, बैंक अकाउंट, इसको बेसिकली बोल सकते हो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। जो आर्थिक आपका समायोजन हो रहा है, आपको जो इकोनॉमिक साइकिल में आपको ले जाया जा रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो भी आपका बिना आधार के नहीं होगा, ठीक है। हेल्थ केयर आपको आयुष्मान से कनेक्ट हो गया। एजुकेशन जो एबीसी आईडी होती है ना, एबीसी आईडी होती है, अपार आईडी चलती है आजकल स्कूलों में, है ना। अपार आईडी आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ये जनरेट होने लगी है, प्राइवेट स्कूल्स में भी जनरेट हो रही है। तो ये आईडीज आपको बिना आधार के नहीं मिलेंगी, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारी, जो गवर्नमेंट में जो एक फेमस होता है डीबीटी, डीबीडी यू अंडरस्टैंड ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी सब्सिडी होती है, चाहे वो पीडीएस की हो, चाहे वो आधार में सॉरी पीएम आवास योजना में या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना में, जो भी पैसा मिलता है बेनिफिशियरीज को, वो पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता है, देयर इज नो मिडिल मैन। सो उससे मतलब गवर्नमेंट अपना बहुत सारा रेवेन्यू बचाती है और ये जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। जो डीबीटी की जो अप्रोच है वो उससे अप्रोच होती है, हाँ, मतलब गेन होती है, राइट। सो डीबीटी इज वेरी एसेंशियल इन मेनी गवर्नमेंट स्कीम नाउअडेज, सो फाइन। हाँ, सो क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड ही नहीं है, तो इससे क्या हो रहा है, देखो क्या क्या वायलेट हो रहा है। क्यों डीपीएसपी में मतलब बात की गई है कि मतलब सब लोग इंक्लूसिव रहे हैं, मतलब हर किसी को वर्किंग राइट, हर किसी को एक आइडेंटिटी, एक मतलब जो कहते हैं वेलफेयर स्टेट की जो परिकल्पना करी गई है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो स्टेट के लिए जो डायरेक्टिव है, जो वेलफेयर स्टेट बनाने की परिकल्पना है ना। अब आधार मतलब डिजिटली मतलब इट्स वेरी पावरफुल वेपन,
नॉट वेपन, सॉरी टू से इट, बट इट्स अ ऑर्गन, जो गवर्नेंस का एक ऑर्गन बन गया है, जो डिजिटल ऑर्गन है, जैसे वैलिडेशन हो रहा है बहुत सारी चीजों का, बी इट द मतलब कोई भी सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट है, या फिर तुम्हारा आयुष्मान कार्ड है, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम के बेनिफिट, मतलब आपका एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन, आपका वैलिडेशन आधार से बहुत सारी जगह हो रहा है, मतलब अनगिनत जगह है, स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स और तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट, सब लोग उसका यूज कर रहे हैं, तो डीपीएसपी कंप्रोमाइज हो रहे हैं। सोशलिस्ट अप्रोच, अगर सबको मतलब हेल्थ केयर नहीं मिल रही है, एजुकेशन नहीं मिल रही है, या फिर गवर्नमेंट स्कीम नहीं मिल रही है, तो वो वहां पे एक दिक्कत आ रही है कि जो सोशलिस्ट, जो सामाजिक समाजवादी जो डॉक्ट्रिन है, मतलब समाज के हित में स्टेट को काम करना चाहिए, वो कंप्रोमाइज हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कंप्रोमाइज हो रहा है, मतलब जस्टिस जो है, न्याय है, वो बट नहीं रहा है, मतलब लोगों के बीच में लाइक सबको नहीं मिल रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कंप्रोमाइज हो जाएगा। कंपेशनेट स्टेट, लाइक इतने लोग आधार कार्ड के बिना घूम रहे हैं, बट स्टेट अभी भी अनअवेयर है कि भाई मतलब कुछ लोग उसके अधूरे घूम रहे हैं, लाइक सोच के देखो, परिवार में किसी एक को रोटी ना मिले, है ना, तो वो भूखा सो जाए, तो इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक स्टेट, है ना, उसमें वो उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है, तो कंपेशनेट स्टेट यहाँ पे मिसिंग हो रहा है। पब्लिक सर्विस, लाइक जो ऑफिशियल्स हैं, जिन लोग को जिम्मेदारी पूर्ण करनी चाहिए, सैचुरेशन करना चाहिए, खोज खोज के आधार कार्ड बनाने चाहिए कि भाई भाई तुम आओ, तुम्हें नीड है आधार कार्ड की, जस्ट कम टू, कियोस्क लगाओ उसके लिए, चाहे मल्टी फैसिलिटी सेंटर बनाओ, चाहे ग्राम सभा को एक्टिवेट करो, चाहे जो डिफरेंट अदर ऑफिस हैं, लाइक बैंक्स हैं जिनकी रीच ज्यादा है, आरआरबीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, पैक्स हैं, है ना, उनको उनको एक्टिवेट करो, है ना, पीडीएस जो डीलर्स हैं उनको एक्टिवेट करो कि भाई तुम आइए, मतलब तुम्हारा आधार कार्ड नीडेड है, अगर तुमको चाहिए तो फटाफट बन जाए, है ना, तो इट्स मतलब इट्स नॉट टफ टू रीच आउट द पीपल, बट जो पब्लिक सर्विस है वहां पे अपनी ऑब्जेक्टिविटी मिसिंग है ना, और डिटर्मिनेशन मिसिंग है ना, डिटर्मिनेशन नहीं है, ये सब चीजें जो पब्लिक फाउंडेशनल वैल्यूज होती हैं सिविल सर्विसेज की, दे आर गेटिंग कंप्रोमाइज, है ना। एथिक्स तो कंप्रोमाइज हो ही रहे हैं, है ना, डिओन्टोलॉजी कंप्रोमाइज हो रही है, लाइक इट इज लाइक बहुत सारे लोग हैं, इनमें से हेल्थ केयर मिल जाएगा सबको, किसी को कुछ मिल जाएगा, बट इट इज नॉट द राइट मीन्स टू गेट एन एंड, राइट, है ना। तो डिओन्टोलॉजी बेसिकली ऑन बेस्ड ऑन द मीन्स एंड एंड थ्योरी, है ना, जो इमैनुअल कांट ने दी थी, हमने अभी पहले भी ऊपर भी बात करी थी। यूटिलिटेरियनिज्म, राइट, मतलब यूटिलिटी क्या होती है, लाइक मतलब किसी भी चीज की, जो किसी भी सर्विस है या फिर कॉन्टेक्ट है या फिर लॉ है, उसकी यूटिलिटी क्या है, मतलब उसका उपयोग क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस सोच के देखो, अगर लोगों को नहीं मिलेगी, या वाटर की सर्विस है, भी गैस की सर्विस है, इनको यूटिलिटी सर्विस बोलते हैं, अगर इनकी यूटिलिटी नहीं होगी, लाइक मतलब एक नदी के बहने का क्या फायदा जब वो मानव का कल्याण नहीं कर सके, है ना, तो वो वाली चीज है, यूटिलिटी समझनी पड़ेगी। दिस इज अ यूटिलिटेरियनिज्म की जो डॉक्ट्रिन है, वो बोलती है ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे अधिकतर लोगों का बेनिफिट होना चाहिए, तो अगर एक बड़ा नंबर अगर आधार कार्ड प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो वो एक बड़ी समस्या है। अंत्योदय की डॉक्ट्रिन जो दीनदयाल उपाध्याय ने दी है ना, दीनदयाल उपाध्याय ने दी है, उसका क्या है कि मतलब अंत्योदय का मतलब लास्ट मैन इन द क्यू, जो सबसे पीछे खड़ा है ना, उस तक भी रीच होना चाहिए, मतलब जैसे राजीव गांधी बोलते थे ना कि मतलब 1 रुपया बेचते हैं और फिर 15 पैसा रह जाता है, तो उसमें 85 पैसा जो लोग खा रहे थे, 15 पैसा ही लोगों तक पहुंच रहा था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा होगा तो ट्रांसपेरेंसी से कंप्रोमाइज है, लोगों का जो सोशल गुड है उससे कंप्रोमाइज है, जो वॉइस ऑफ पीपल है उससे कंप्रोमाइज है, और बेसिकली आइडिया ऑफ इंडिया से कंप्रोमाइज है, तो वो एक मतलब एक अजीब स्थिति खड़ी हो जाती है। सर्वोदय विनोबा बोलते थे, है ना, कि सर्वोदय की डॉक्ट्रिन विनोबा भावे ने दी थी, है ना, कि उसमें मतलब सब तक, सर्वोदय मतलब सबका उदय, सब तक चीजें पहुंचनी चाहिए, तो वो भी कंप्रोमाइज हो रहा है, अंत्योदय भी कंप्रोमाइज हो रहा है, तो दोनों डॉक्ट्रिन को आप मतलब अपने अपने उसके ईज के अकॉर्डिंग, जो भी आपको मतलब उचित लगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। सोशल जस्टिस, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, कंप्रोमाइज हो रहा है। सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी, राज्य का जो अनुबंध है अपनी प्रजा के साथ, है ना, सिटीजन्स के साथ अनुबंध है, मतलब सिटीजन उसको जो देते हैं, भरोसा देते हैं, ट्रस्ट देते हैं, टैक्स देते हैं, लॉयल्टी देते हैं, है ना, होता है ना कि बाइक्स पे झंडा लगा के घूम रहे हैं लोग, दे रहे हो ना तुम नेशन को प्यार दे रहे हो, रोड्स पे चल रहे हो, टैक्स दे रहे हो, है ना, अगर डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे हो तो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो, यू आर द टैक्स पेयर, मतलब आप स्टेट को मतलब प्रफुल्लित कर रहे हो, वी द पीपल, है ना, रिपब्लिक की बहुत बड़ी ताकत है। अगर उसके साथ मतलब जो कंप्रोमाइज हो रहा है, सोशल कॉन्टेक्ट कंप्रोमाइज हो रहा है, कि अगर आपने तो राज्य के लिए कर दिया, बट राज्य आपको आधार कार्ड नहीं दे पा रहा है, तो दिस इज चैलेंजिंग, दिस इज एथिकल चैलेंज। राज्य अपने ऑफिसर्स के माध्यम से हो या अपने इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हो, अगर आपको आधार कार्ड नहीं दे पा रहे हो और आप स्कीम्स का बेनिफिट नहीं ले पा रहे हो, दैट कम्स अंडर द स्क्रूटिनी, दिस इज एथिकल कंसर्न, राइट। तो आप ऐसी चीजों को उठा के मेंशन कर सकते हो कि भाई महाराष्ट्र में अभी तक ये हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, ठीक है। गांधी जी का तलिस्मान,
गांधी जी तलिस्मान में क्या बोलते थे? गांधी जी बोलते थे कि भाई जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि भाई कि तुम निर्णय नहीं ले पा रहे हो या फिर तुम्हें कोई समस्या है निर्णय लेने में, तो आप मतलब उस व्यक्ति के बारे में सोचो जो तुमने सबसे दयनीय अवस्था में देखा था, है ना? तो भाई ऑफिसर्स को भी, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, आप भी फ्यूचर में जब ऑफिसर्स बनोगे तो आपको भी ये बात याद रखनी चाहिए कि भाई जब भी आपको लगे कि निर्णय लेने में गलती हो रही है, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, या फिर क्या मैं सही से काम कर रहा हूँ, या फिर मेरी जो जो मुझे करना चाहिए वो सब तक पहुंच रहा है, भाई देर देर मस्ट बी सम पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल होगा आधार कार्ड सब तक पहुंचाने के लिए, है ना? अगर वो अपनी अंतरात्मा से पूछेगा, कॉन्साइंस से पूछेगा, तो वो गांधी का जब लास्ट मैन देखेगा तो उसको ये एथिकली क्राइसिस क्रिएट होगा, जब तो वो रियलाइज करेगा कि भाई वाकई मतलब ऐसा हो गया है कि मतलब लाइक मतलब उन तक नहीं पहुंच रहा है, तो वहाँ एक समस्या वाली बात है, तो लास्ट मैन तक नहीं पहुंच रहा है, तो दिस द थिंग, राइट? ऑल राइट, सो दिस इज वन करंट अफेयर. Document This is how document deficits may risk enfranchising the poor, eroding trust in the election commission, right? So that we will explain in the next class. Let's take this current affair. Sada University student found hanging, है ना? Note says that he couldn't take the pressure, right? So this is the one thing जो नया केस स्टडीज में आ सकता है ना? तो ये मानसिक हेल्थ, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है ना? हाँ, आप कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा ऐसा पोर्टल है जो गवर्नमेंट चला रही है जो मेंटल हेल्थ के लिए काम करता है ना? उसके चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव हो, आपको कमेंट सेक्शन में यू नीड टू मेंशन कि कौन सा इनिशिएटिव है जो मेंटल हेल्थ के लिए गवर्नमेंट ने उठा रखा है, राइट? तो शारदा यूनिवर्सिटी में हुआ था ऐसा, तो व्हाट इज दिस, मतलब वो स्ट्रेस और प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो क्या सोसाइटी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है? क्या सोशल गुड या डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होता है उसको हम अचीव करने में, डिविडेंड, क्या हम उसको अचीव करने में फेल तो नहीं हो रहे हैं? तो है ना, बीइंग अ सोसाइटी ये हमारा फेलियर तो नहीं हो रहा है क्या? उसके मतलब एक बंदा सुसाइड करता है तो ऐसा तो नहीं है कहीं उसके दोस्त भी फेल हो रहे हों उससे बात करने में, उसको रीच आउट करने में, है ना? तो सोसाइटी में ब्रदरहुड की कमी तो नहीं है, करुणा की कमी तो नहीं है, कंपैशन की कमी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है उसके ऊपर असाइनमेंट का और एजुकेशन का और अपेक्षाओं का इतना बोझ लाद दिया गया कि वो सही से सर्वाइव नहीं कर पा रहा है? एथिक्स का एक काम यही है कि वो एक ह्यूमन में जो जो कंप्लीटनेस, यूडोमेनिया वाली जो लाइफ होती है, लाइक शमम बोनम, वो जो अप्रोच होती है कि एक हैप्पीनेस फील होनी चाहिए, एक कंटेंटफुल लाइफ होनी चाहिए। अगर एक पर्सन भी अगर डिवॉइड है तुम्हारी सोसाइटी में तो यू कैन नॉट बी हैप्पी। मतलब दिस इज अ साइकिल ऑफ वर्ड, आपको मतलब सोचना चाहिए कि मतलब सोच के देखो, मैंने मैन की तो बहुत बड़ी बात कर दी, अगर पेड़ पौधे भी दुखी हैं या पशु पक्षी भी दुखी हैं तो आप खुश नहीं रह सकते हो। लाइक अगर देखो, खुद सोच के देखो, उत्तराखंड में वाइल्ड फायर हुआ, पेड़ों की कमी हुई, लाइक नुकसान हुआ, सॉइल इरोजन हुआ, लैंडस्लाइड बढ़ा, तो आपको ये समझना है कि अगर अगर एक जीव भी अगर स्ट्रेस में है, पेड़ भी स्ट्रेस में है, पशु भी स्ट्रेस में है, और कोई मानव भी स्ट्रेस में है, मानव भी दुख झेल रहा है, इफ समवन इज अनहैप्पी यू कैन नॉट बी हैप्पी एनीवेयर ऑन द अर्थ। मतलब पूरी धरती पर अगर कोई अनहैप्पी है और अगर आप सोच रहे हो कि मेरी हैप्पीनेस रहेगी, नो इट इज नॉट द केस। यू विल फेस क्राइसिस इन सम पार्ट्स ऑफ लाइफ, आपको भी कहीं ना कहीं चीजें चैलेंजिंग फेस करनी पड़ेंगी। तो ये जो सुसाइड हुई, तो सोसाइटी के लिए अपने आप में एक क्वेश्चन है कि वो भाई हैंग उसने अपने आप को कर लिया, तो स्ट्रेस है ना। फैमिलीज हैं, फैमिलीज अपनी एक्सपेक्टेशन का जो बोझ है वो लगातार लाद रही है बच्चों के ऊपर ना। उनका स्कूल बैग का जो साइज है वो उनकी अपेक्षाओं से भरा हुआ है कि भाई एक ही बच्चे को मुझे सारा टैलेंट चाहिए, उसे नचवाना भी है, उसका परसेंटेज भी हाई चाहिए, उससे सब कुछ चाहिए। भाई इट इज नॉट द केस यार, लेट द ह्यूमन बी ह्यूमन। सबको कुछ ना कुछ ईश्वर ने आर्ट देके भेजा है, वो एक्सप्रेस करेगा। तो एक सिविल लाइफ, एक जनरल लाइफ, लाइक फुल ऑफ स्पोर्ट्स, फुल ऑफ पीस, फुल ऑफ कामनेस, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, फुल ऑफ एवरीथिंग, मतलब एक कंप्लीट पैकेज देना है उसको। जरूरी नहीं है कि भाई एक ही चीज का वजन उसके ऊपर ला दो, ठीक है? सो द कंपेरिजन, व्हाट इज इट, द कंपेरिजन, इतना हैवी कंपेरिजन अपने बच्चों पे नहीं थोप देना चाहिए, ठीक है? कंपेरिजन मत थोपो, एक्सपेक्टेशन मत थोपो, है ना? ये सारी चीजें होती हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में इन चीजों पे चेक करने वाला कोई नहीं है। जब आप ऑफिसर बनो तो चेक करना कि गवर्नमेंट स्कूल का जो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका मेंटल स्टेटस क्या है, उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है ना? तो ये एक एथिक्स की एक नई डायमेंशन है। अब उसने सुसाइड कर लिया, अब इसमें किसको रिस्पॉन्सिबल बनाए? स्टेट को बनाए, या इंस्टीट्यूशन को बनाए, या फैमिली को बनाए, या सोसाइटी को बनाए? मतलब बेसिकली उसका अगर सुसाइड हुआ है तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे फेलियर हुआ है। स्टेट के लेवल पे क्या फेलियर हुआ है? स्टेट चेक नहीं करता कि भाई मैं कितना प्रेशर डाल रहा हूँ, क्या कोर्सेज मतलब अब भी ऐसे हैं कि जो बच्चे के गुडविल के लिए काम कर रहे हैं। कॉलेज के लेवल पे क्या फेलियर हुआ है कि भाई दे आर वो
हैवी चार्ज, मतलब इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डेफिनेटली इनकी फीस लाइक 2 लाख के लगभग होगा एक कोर्स का, कि अगर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो इतना सारा हैफ्टी अमाउंट चार्ज करने के बाद क्या इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो मेंटली, मतलब अगर बच्चा कहाँ जा रहा है तो मतलब किस लेवल पे वो खड़ा है, तो दैट इज अ थॉट, दैट इज अ थॉट। क्या उनके यहाँ पे काउंसलर मौजूद हैं? क्या वो पूछते हैं कौन स्ट्रेस में है, कौन कहाँ है? तो दिस इज द केस कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो हैफ्टी अमाउंट चार्ज कर रही हैं, लाइक इंटरनेशनल स्कूल्स खुल रहे हैं, बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ स्टेट के इंस्टीट्यूशन के लेवल पे फेल हो गया, स्टेट के लेवल पे फेल हो गया। फैमिली भी मतलब कभी कभी मतलब ऐसा हो जाता है कि अगर दो दोस्तों से शेयर नहीं कर पाता तो फैमिली में से कोई आना चाहिए, तो वो रीच आउट करना चाहिए। ब्रदरहुड है ना, लिखे मतलब आप देखोगे एक ही टेबल पे सारी फैमिली बैठी है बट सब अपने अपने फोन चला रहे हैं, तो रीच आउट करने की बात है। तो यहाँ पे मतलब जो वैल्यूज हैं, कंपेशन है, कंपेशन कंप्रोमाइज, ह्यूमन वैल्यूज कंप्रोमाइज, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज कंप्रोमाइज, स्टेट की चीजें कंप्रोमाइज, तो ऐसी न्यूज का बड़ा रोल है। लाइक मतलब चाहे आप इसे सोशल कॉन्टेक्ट से रिलेट करो, चाहे वर्चुअल एथिक्स से रिलेट करो, किसी भी चीज से आप रिलेट करो, आप मतलब ह्यूमन लाइफ इज प्रीशियस, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन हैप्पीनेस इज द टारगेट ऑफ एथिक्स। ये एथिक्स का लक्ष्य है कि मानव खुश रहे, मानव एक ऐसा निर्णय ले कि जिससे उसको शांति की अनुभूति हो, जिससे उसको अनुभूति हो कि भाई मैं कंप्लीट हूं, मैं मुझे कंप्लीटनेस की अनुभूति हो। तो दिस इज द केस। ये केस है जो आई ओपनर है ना, इससे हमको समझना चाहिए कि वाकई भाई कहाँ फेलियर हो रहा है। तो दिस इज द केस, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द टुडेज डिस्कशन। अब बात कर लेते हैं कोर्स की। सो यही हम डिस्कस कर रहे थे कि हमको एथिकल क्यों होना है ना। तो वाई बी मोरल एंड एथिकल एट ऑल। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल, ठीक है। भगवान राम मतलब चाहते तो भाई मतलब बहुत सारे शक्तिमान थे, ईश्वर थे, चाहते तो भाई मतलब समुद्र से इधर से पहले ही एक बार में बस उड़ के जाना था उनको, वहीं पहुंचना था लंका में और तहस नहस कर देना था। बट नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पहले समुद्र के सामने याचना करी कि भाई हमें रास्ता दे दो, है ना। जल दिन मानत जड़त जल, है ना। गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय होए न प्रीत, है ना। तो इट इज काइंड ऑफ मतलब कि मतलब ऐसा नहीं, उन्होंने उन्होंने जो लॉ था, है ना, प्रोसेस था, है ना, उस प्रक्रिया को बाधित नहीं किया, वो एथिकल बने रहे। उन्होंने नल और नील से बोला कि भाई तुम पुल बनाओ तब मैं जाऊंगा। उन्होंने समुद्र की मर्यादा रख ली, नल और नील को सम्मान दे दिया। तो दिस द एग्जांपल कि एथिकल क्यों बना जाए। एथिकल सोसाइटी में ऑर्डर रखने के लिए, सोसाइटी की व्यवस्थित रखने के लिए, समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए एथिकल हुआ जाता है। बर्बरीक का एग्जांपल है। बर्बरीक ने भगवान कृष्ण के सामने बोला, जिसको आप सब खाटू श्याम बोलते हो, खाटू श्याम करके पूछते हो। तो बर्बरीक ने क्या कहा था? बर्बरीक ने बोला कि भाई मैं इस पूरी कौरव सेना को, पूरे पांडव सेना को, जितने भी लोग हैं सबको अभी मतलब एक क्षण में, एक ही वाण में नष्ट कर दूंगा। भगवान कृष्ण ने क्या किया? उसका सर काट दिया। क्यों? क्योंकि भाई अगर वो ऐसा कर देगा तो फिर यही हो जाएगा कि भाई एक मत्स्य न्याय हो गया। जिन लोगों ने भोगा, जिन लोगों ने कर्म किए, तो उनके जो कार्मिक न्याय है वो प्रक्रिया के अधीन आना चाहिए। तो लाइक लॉलेसनेस नहीं आना चाहिए, एथिकल चीजें चलती रहनी चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए चीजों का, है ना। तो वो एक आना चाहिए ना। ग्रेट पावर्स इन द वर्ल्ड, लाइक जैसे गांधी है, गांधी ने मतलब सबको ऑर्गेनाइज करके मूवमेंट चलाया, है ना। ऑर्गेनाइज करके मूवमेंट चलाया, जैसे मतलब ऐसा मतलब सबको लिया उन्होंने साथ में, महिलाओं को भी लिया, लॉयर्स को भी लिया, स्टूडेंट्स जो थे कॉलेजेस में उनको भी साथ में लिया, तब जाके उन्होंने मूवमेंट चलाया, है ना। प्रैक्टिस रेस्ट्रेंट, लाइक मतलब ग्रेट पावर्स जितनी भी है, लाइक जैसे अमेरिका है, अमेरिका के पास भाई बहुत सारी पावर है। लाइक वो चाहे तो पूरे अफ्रीका के बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं सबको तबाह कर सकता है। बट वो दे अलाइन विद द वर्ल्ड ऑर्डर, दे अलाइन विद द एथिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, दे अलाइन विद द एथिक्स ऑफ वार। वो उसे अलाइन कर रहे हैं बिकॉज देयर इज अ गवर्नेंस देयर, है ना। देयर मे बी सम लीडर जो आ सकता है, रॉन्ग स्टेटमेंट दे सकता है, बोल सकता है कि नहीं भाई नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं नहीं करने दूंगा। बट इन जनरल द गवर्नेंस ऑफ द ग्रेट पावर्स इज बैलेंस्ड। Like the post Second World War, there is no big crashes. There are some wars in some regional regions, in some vicinities. Like the Middle East is always in unstable, है ना. But still there's a balance, है ना. ग्रेट पावर्स रूल ऑफ लॉ और एथिक्स इनका सब वो करती हैं. तो एक एग्जांपल आता है व्हेन द्रौपदी आस्क्ड द युधिष्ठिर दैट why was he being moral at all, why not start a war against the Kauravas. To her insult and humiliation he replied that society has created morals so that people can cooperate, है ना. समाज ने ऐसे मोरल्स बनाए हैं कि लोग आपस में कोऑपरेट कर सकें. लाइक ऐसा नहीं है कि आप किसी ने आपके साथ गलत कर दिया तो आप मतलब सीधे लाइक जैसे हो रहा है ना एनकाउंटर की डॉक्ट्रिन, है ना, हिटिंग द लैग, वो जो हो रहा है एनकाउंटर कर दो, दैट इज नॉट द लॉ. संगत नहीं है उसे किसी को कानून तक लाना. मतलब अगर आपके पास पावर है, आपने तो तुरंत न्याय ले लिया भाई, मार के किसी की हत्या करके. बट जिसके पास पावर नहीं है वो क्या करेगा? तो फॉर दैट, चाहे जिसके पास पावर है चाहे जिसके पास पावर नहीं है, जुडिशियल प्रोसेस शुड बी देयर, मोरल पुलिसिंग शुड बी देयर,
पुलिसिंग ऐसी होनी चाहिए जो पीपल्स पुलिसिंग हो, ऐसी पुलिसिंग हो जिसमें मतलब जेल में अत्याचार ना हो, है ना, ऐसी चीजें हो कि जो उसको रखे हैं। तो सेम युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी ने बोला कि भाई मेरा अपमान हो गया, मेरा चीरहरण हो गया, कौरवों ने, दुर्योधन ने, दुशासन ने मेरी इज्जत लूट ली, तो तुम सीधे वार क्यों नहीं शुरू कर देते हो? तो युधिष्ठिर ने बोला कि भाई एथिकल बनना है मुझे, है ना, ये एथिकल होने का पर्पज यही है कि सोसाइटी में ऑर्डर रहे। तो उन्होंने पहले शांति दूत बना के कृष्ण को भेजा, फिर उसके बाद चीजें शुरू हुई, है ना। तो दिस कम्स लाइक दैट, एथिक्स ब्रिंग्स बैलेंस एंड हार्मनी टू द सोसाइटी। एथिक्स से बैलेंस आता है ना, हार्मनी आती है सोसाइटी में, बैलेंस बना रहता है, मतलब लोग एथिकल रहते हैं, एथिकल लोगों की वजह से चीजें सर्वाइव करती हैं। लाइक मतलब बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो खड़ा हुआ है, उसमें कुछ लोग बड़े एथिकल हैं, उनका अपना वर्क एथिक्स है, उनके उनके प्रोसेसेस हैं। जब उन्हें कोई नहीं देख रहा होता है तो भी वो डैम्स को एक्टिवेट रखते हैं, डैम्स का संचालन करते हैं, बॉयलर्स को चलाते रहते हैं, है ना, रोड्स का मेंटेनेंस करते रहते हैं। तो दैट इज द एथिकल करेक्टर इन द सोसाइटी दैट ब्रिंग्स द बैलेंस एंड हार्मनी टू द सोसाइटी, है ना। जो रिलीजियस एनिमोसिटी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं, उठा के सीधे बस दिन रात कोसो, भाई हिंदू को कोसो, मुसलमान को कोसो, इसको कोसो, उसको कोसो, बट देर आर पीपल हु टॉक्स अबाउट द बैलेंस, देर आर पीपल हु टॉक्स अबाउट नहीं भाई ऐसा नहीं है, सबके अंदर एनिमिटी नहीं है, सब मतलब एक चीजों को बैलेंस रखना, हार्मनी रखना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर ने बोला, आई एक्ट एथिकली बिकॉज दिस इज व्हाट आई एम, मैं एथिकल हूं एंड दिस इज व्हाट आई मस्ट डू। यही युधिष्ठिर ने बोला, है ना। देयर आर सम अदर बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एथिकल, एथिकल होने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। मोरल विच आर लिस्टेड बिलो, कौन कौन से हैं? टू अवॉइड पनिशमेंट, अगर आप एथिकल हो तो आपके जो कृत्य होंगे, आपके जो काम होंगे, वो ऐसे नहीं होंगे कि भाई मतलब आप बहुत सारा मतलब लाइक मतलब आप ऐसा क्राइम कर दोगे, उसके बाद फिर आप पनिश होते रहोगे ना, आपने मतलब कृत्य किया, किसी को मार दिया, फिर किसी किसी रिवर को नुकसान पहुंचा दिया। तो अगर आप एथिकल होंगे तो आप भाई मतलब अपने एक्शंस को बड़ा जस्ट रखोगे, आप ऐसे बिहेव करोगे जिससे कि दूसरे को हार्म ना हो, है ना। तो पनिशमेंट को अवॉइड करते हैं, गेन इनर पीस, एथिकल रहने से आपको आंतरिक शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है ना। होता है ना किसी प्लांट को पानी दे दो, है ना, होता है ना किसी बच्चे को थोड़ा सा खिला लो, होता है ना किसी वृद्ध की मदद कर दो, रोड क्रॉस करा दो, तो आपको अंतर से खुशी महसूस होती है ना। दैट इज द इनर हैप्पीनेस, इनर पीस ऑफ गेटिंग द बीइंग द एथिकल, राइट। हैप्पीनेस फील होती है, लाइक आई ऑलरेडी सेड, यूडोमेनिया जो अरिस्टोटल ने बोला था, है ना, अरिस्टोटल का यूडोमेनिया। एंड फेथ, आपस में विश्वास बढ़ता है ना, आस्था बढ़ती है, ट्रस्ट बढ़ता है ना, ट्रस्ट टू अदर्स इन द सोसाइटी। सम इंपॉर्टेंट कोट्स कुछ हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसे ट्रस्ट ट्रस्ट मतलब जो सोसाइटी है आज की, जो एंटी ट्रस्ट की तरफ जा रही है, लोगों का भरोसा करना छोड़ चुके हैं, रिलेशंस में चीटिंग हो रही है बहुत, मतलब लाइक कभी कोई गर्ल चीट कर देती है, कभी कोई लड़का चीट कर देता है ना। तो वो एक एंटी ट्रस्ट वाली बात है, मतलब जैसे जिस बच्चे को माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, वही बुढ़ापा आते ही वो चला गया भाई, वो निकल लिया अपनी जर्नी पे, अपने एंजॉय पे, अपने एंटरटेनमेंट पे। तो दैट इज द ट्रस्ट डेफिसिट। प्राइवेसी के नाम पे मतलब स्टेट ने आपका डाटा चुरा लिया, किसी बैंक ने आपका डाटा चुरा लिया, दे कॉल लगे हुए हैं अपना व्यापार बढ़ाने के लिए। तो दैट इज द एंटी ट्रस्ट, है ना, वो एक एंटी ट्रस्ट है, वो एक जाना चाहिए, राइट। तो लेट द लाई कम इन दिस वर्ल्ड, है ना, ये एक बहुत अच्छी कोट है। लेट द लाई कम इन दिस वर्ल्ड, लेट इट इवन ट्रम्फ, बट नॉट थ्रू मी। झूठ को, अन्याय को, अन्याय सबको, अनैतिकता को आने दो, है ना, उसको सर्वाइव भी करने दो, लेकिन नॉट थ्रू मी, मेरे से होके नहीं जाएगा, है ना। दैट इज व्हाट युधिष्ठिर सेड, युधिष्ठिर ने यही बोला। उन्होंने बोला यक्ष के सामने कि भाई मेरी एक माँ का ये बेटा है, एक माँ का ये बेटा है, इन दोनों को जिंदा कर दो। दैट इज व्हाट उन्होंने जो अनएथिकल जो चीज थी उसको अपने से होके नहीं जाने दिया। उन्होंने जो एक रॉक वार होता है उसको अपने से स्टार्ट नहीं किया। तो दिस इज व्हाट, मतलब राम ने सीधे रावण पर अटैक नहीं कर दिया। उन्होंने कहा कि अन्याय को आए कैसे भी आए, लेकिन मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं मर्यादा को अपहोल्ड करूंगा, है ना। तो दिस इज व्हाट we said, like मतलब that I'm not able to recall the name of the person जिसने IOCL के टेंडर्स में, IOCL में जो गलत चीजें हो रही थी या NHAI में जो गलत चीजें हो रही थी, उनको उजागर किया, उनको उजागर करके वो विशल ब्लोअर बना, है ना। विशल ब्लोअर का प्रोटेक्शन का एक अलग एक्ट आता है, तो वो भी हम लास्ट में जब वर्क कल्चर डिस्कस करेंगे तो उसकी बात करेंगे। तो ठीक है, तो अपने आप से खुद से नहीं होने देना, है ना। तो मतलब जैसे गांधी ने क्या किया, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पूरा मूवमेंट तबाह हो जाए, चाहे कुछ भी तबाह हो जाए, लेकिन अगर वायलेंस हो गया तो मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। दैट इज व्हाट गांधी सेड। उनके मित्र उनसे नाराज हो गए, CR दास, नेहरू सब नाराज हो गए उनसे, सुभाष सब नाराज हो गए, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मैं अनएथिकल चीजों को अपने से होके नहीं जाने दूंगा। दैट इज द इंटीग्रिटी, दैट इज द कमिटमेंट, दैट इज अ कमिटमेंट टू एथिक्स, है ना। ये आपको समझना है, ये आपको अपने पेपर्स में दर्शाना है, राइट। सो विदाउट एथिक्स द वर्ड विल सिंक इन बॉटललेस डार्कनेस, बिना एथिक्स के वर्ड चला जाएगा डार्कनेस में और फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी, एथिक्स एंड मोरल्स, राइट।
एथिक्स एंड मोरलिटी, एथिक्स एंड मॉरल्स रिलेट टू राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट, ठीक है। एथिक्स एंड मोरल्स दोनों ही राइट और रॉन्ग कंडक्ट को बताते हैं, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ठीक है, राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट, कि क्या सही है और क्या गलत है, दोनों ही इसका जजमेंट देते हैं, ठीक है। वाइल दे आर समटाइम्स यूज इन इंटरचेंजेबली, इन दोनों को मतलब इंटरचेंज करके यूज करते हैं, भाई ये मोरल है ये एथिकल है, इट्स नॉट मोरलिटी बोलते ही रहते हो आप, मतलब ये नैतिक है या अनैतिकता है ना, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। दे आर डिफरेंट, इनमें थोड़ा सा एक थिन लाइन का डिफरेंस है। वन डज नॉट नीड टू बी मोरल टू बी एथिकल, है ना, मोरल होने की आवश्यकता नहीं है आपको एथिकल होने के लिए, बिकॉज एथिक्स आर समवेयर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉज, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कैरेक्टर्स, आइडेंटिटीज, कुछ ऐसी चीजें हैं वो जो आपको यूनिवर्सली बताती हैं कि भाई ये अगर तुम ये कर रहे हो तो ये अनएथिकल है। अगर आप लोगों को एजुकेशन दे रहे हो, अगर आप लोगों को सैनिटेशन की हैबिट्स दे रहे हो, अगर आपने कंपैशन शो कर रहे हो, अगर आप नॉन वायलेंट हो, तो दिस शोज कि ये आप एथिकल हो। इट मे कम फ्रॉम द मोरल, मतलब जो भी मोरलिटी है, रिलीजियस मोरलिटी, सोशल मोरलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी, किसी भी टाइप की मोरलिटी हो, उससे भी ये चीजें निकल के आ सकती हैं, बट देयर इज अ लाइन, देयर इज अ लाइन, मोरलिटी कैन बी रिलेटिव in some society killing animals is okay, it's moral, but universally it is not moral to kill the living being, it is not moral। बहुत सारी सोसाइटी है जहां पे मतलब जीएम फूड, लाइक जीएम फूड का इशू आएगा तो जीएम फूड may not be ethical, the use of may not be ethical, but in some society where you have to feed the entire nation of big masses of big population, gm food may be moral, है ना। तो आपको इस तरीके से समझना, वन कैन फॉलो द एथिकल कोड्स विदाउट हैविंग अ मोरल कंपास, आपकी कोई मोरलिटी नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है, तो भी आप एथिकल हो सकते हो, है ना। एथिक्स को जो यूनिवर्सल ऑर्डर है उनको फॉलो कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड वन मे वॉयलेट एथिक्स ऑल द टाइम्स, दे बिलीव दैट समथिंग इज मोरली राइट, है ना। हो सकता है मतलब जैसे राजधर्म है, कोई रॉग स्टेट है, वहां आप रहते हो, ट्राइबल स्टेट है, वहां पे मतलब कुछ जस्टिफाई हो जाए, मतलब आपका कोई भी कृत्य जस्टिफाई हो जाए, चीटिंग करना जस्टिफाई हो जाए, और आप कहोगे नहीं भाई चीटिंग करना इसलिए जस्टिफाई है क्योंकि आफ्टर चीटिंग हम कम से कम इंटर पास कर जाएंगे, इंटर पास करने के बाद एक छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी, उससे हम पेट भर रहे हैं, तो दिस इज अवर मोरलिटी टू चीट, यू कैन से दिस, है ना। आप मतलब पशुओं की बलि दोगे, पशुओं की बलि देने के बाद आप कह सकते हो कि भाई भाई मतलब इट्स ओके, मतलब इस पशु बलि देने के बाद हमारे धर्म में बोला है, हमारे हमें शांति मिल रही है, हमें आंतरिक शांति मिल रही है, तो यू कैन जस्टिफाई योर इमोरल एक्ट और मोरल एक्ट ऑन द बेसिस के नहीं भाई ये हमारी कस्टमरी मोरलिटी है, दिस इज कॉल्ड कस्टमरी मोरलिटी, लाइक मतलब समवन इज जस्टिफाइंग द आलस्य आल्सो, अजगर का रहना चाकरी, पंछी का रहना काम, दास मलुका कह गए सबके दास राम आए, मुझे राम का बिलीव है भाई, राम खाने के लिए देगा, तो मोरलिटी कैन बी compromised but ethics not, so the relationship is somewhat like that only। all right, कुछ ऐसा रिलेशन है, ठीक है, कुछ ऐसा रिलेशन है, दिस इज मोरलिटी एंड दिस इज एथिक्स, सो बस कुछ कुछ ऐसा ऐसा रिलेशन है, मतलब लाइक मोरलिटी के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो एथिक्स में आ सकते हैं, एथिक्स के कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जो मोरलिटी में आ सकते हैं, सो दिस इज द रिलेशन, राइट। So let's talk about the next topic। इसमें देखो रिलेशनशिप मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको रिलेशनशिप आप देख सकते हो। वेट, यहाँ पे आप मतलब देख सकते हो एथिक्स एंड मोरल्स रिलेट टू राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट, है ना, ये हो सकते हैं, वन डज नॉट टू बी मोरल एथिकल, दिस इज द एथिक्स, यूनिवर्सल एथिक्स आर द यूनिवर्सल वैल्यूज, है ना, ऑनेस्टी ट्रूथ रेस्पेक्ट पीस, है ना, दिस कम्स अंडर द ऑनेस्टी है, ट्रूथ है, रेस्पेक्ट है, पीस है, ये यूनिवर्सल वैल्यूज है, मतलब एवरी सोसाइटी एवरी क्रीड एवरी ट्राइब सब बात करते हैं कि भाई सत्य बोलो, है ना, सत्य बोलो, सत्य मतलब है ना, बोलते हैं ना कि मतलब सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, है ना, ताकि हृदय सांच है ना, तो वो वाली बात है, तो लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये लाइक हर धर्म में, इवन इस्लाम बोलता है कि मतलब ईमानदार रहो, सारे धर्म बोलते हैं कि ईमानदार रहो, ऑनेस्टी रहो, रिलेशनशिप में आवश्यक है कि मतलब आप बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग ट्रांसपेरेंट, ये बहुत आवश्यक है, लाइक आज की डेट में जो एंटी ट्रस्ट बढ़ रहा है वो इसीलिए बढ़ रहा है कि ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मिसिंग है ना, फिर आप कहते हो कि नहीं भाई ये हो गया ये हो गया ये हो गया, भाई इट इज देयर, बिकॉज ये इसलिए होना है क्योंकि ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी के नाम की चीज नहीं है, ट्रुथ नहीं है ना, पीस, मतलब वार से सब मुक्ति चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि भाई वहां पे लड़ाइयां होती रहे और चीजें चलती रहे, तो वी विल अंडरस्टैंड कि इनमें माइन्यूट डिफरेंस क्या होते हैं, मीनिंग एथिक्स क्या होते हैं, कोड्स रूल्स ऑफ कंडक्ट डिफाइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ह्यूमंस, कल्चर एटसेट्रा, है ना, बहुत बड़े कल्चर और बड़े बड़े पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ह्यूमन के लिए हम इनको डिफाइन करते हैं। मोरलिटी क्या होती है, कस्टम से आती है, हैबिट से आती है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल्स डीलिंग विद द राइट और रॉन्ग, मतलब हर इंडिविजुअल का अपना अपना अलग अलग प्रिंसिपल होता है ना, कोई चाहता है कि मतलब पेड़ को उखाड़ के खाऊं, है ना, कोई चाहता है कि पेड़ को थोड़ा थोड़ा खा लूं, कोई चाहता है कि एक साथ सारे अंडे मिल जाएं, कोई चाहता है कि एक एक अंडा लेता रहूं,
तो वही वाली बात है कि मतलब ये कस्टमरी हो सकती है, कस्टम से आ सकती है, लाइक मतलब बहुत सारे कस्टम है, रिलीजियस कस्टम्स है, मतलब किसी को कोर्ट मैरिज करना पसंद है, किसी ने गया कोई कोर्ट में कोई शादी कर ली फटाफट, कमिटमेंट दे दिया, डेडिकेशन हो गया, ये उसकी मोरलिटी है। किसी ने बोला जब तक हल्दी नहीं लगेगी, जब तक मेहंदी नहीं लगेगी, जब तक नाच गाना नहीं होगा, ढोलक नहीं पिटेगी, तब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तब तक मैं इसको शादी को शादी नहीं मानूंगा, लाइक दैट, है ना। तो इट्स डिपेंड ऑन द कस्टम, है ना। पूजा करने का अपना अपना तरीका है। किसी ने भैया मतलब ताकि रही भावना तैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, है ना। जैसा मतलब तुम्हारा अगर जैसे माना कि कोई क्या करता है, रोड से निकला हाथ जोड़े और भैया बस धन्य, सबकी खुशी की, सबके सौहार्द की प्रार्थना करी और बस निकल लिए। कोई बैठा है घंटे पर भैया माला जप चल रहा है, अपने अपने रिचुअल। मोरलिटी कैन बी कस्टमरी, हैबिट्स मतलब अपनी अपनी अलग अलग हैबिट्स हो सकती हैं, प्रिंसिपल्स अलग अलग हो सकते हैं इंडिविजुअल्स के, उनसे मोरलिटी ड्राइव हो रही है। एथिक्स का जो सोर्स होता है वो जनरली सोसाइटल और इंस्टीट्यूशनल लेवल का होता है ना। एक्सटर्नल कम्स फ्रॉम द एक्सटर्नल रूल्स लाइक रेगुलेशंस, यूएनएफसीसी के ऑर्डर हैं, यूएन के ऑर्डर हैं, ह्यूमन राइट कन्वेंशन है ना, नेशनल ऑर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ से एथिक्स ड्राइव होते हैं। मोरलिटी इंडिविजुअल इंटरनल कम्स फ्रॉम विद इन, है ना। ये इसके मतलब एथिक्स का जो सोर्स है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल होते हैं, जिन्हें मतलब सब बिलीव करते हैं ना, यूनिवर्सल वैल्यूज होती हैं एथिक्स, है ना। बट मोरल्स मे बी इंडिविजुअल, है ना, इंटरनल, अपने मन से आ रहे हैं, अपनी अंतरात्मा से आ रहे हैं, ना। अल्टरनेटिव इसको एथिक्स को हम सोशल मोरालिटी बोल सकते हैं, मतलब जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य है, इसको इंडिविजुअल एथिक्स बोल सकते हैं। वन स्ट्राइव्स टू फॉलो देम, मतलब एक व्यक्ति मतलब अपने मोरल्स को लेकर चलता है। भाई सब बोलते हैं कि मैं मोरल हूँ, भैया मेरे अपने अपने मेरे मोरल्स हैं, मेरे मोरल्स ये नहीं बोलते कि मैं ये करूँ, है ना। बट किसी के मोरल बोलते हैं, किसी के नहीं बोलते हैं, है ना। सबके अपने अपने मोरल अलग अलग, बट एथिक्स एथिक्स ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे मोरल ट्रुथ वाले हों, उसके मतलब लाई वाले हों, ऐसा नहीं चलता। मतलब आप सत्य 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 है, तो इट इज लाइक दैट ना, राइट। सो एवोल्यूशन कहाँ से हुआ? एवॉल्व फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ करंट एंड पास्ट जनरेशन। जैसे जैसे जनरेशंस में एक्सेप्ट किया, जैसे सती चलता था पहले, मतलब स्त्री मतलब अपने पति की चिता के साथ जल जाती थी, बट लेटर ऑन ऐसा नहीं हुआ। लेटर ऑन ये हुआ कि मतलब हाँ, लेटर ऑन ये हुआ कि वुमेन की इक्विटी को, डिग्निटी को और उसकी सैंक्टिटी को, उसकी लाइफ को, उसको इसेंस को समझा जाने लगा कि भाई उसने भी एज अ जीव इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसका भी जीवन परिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है भाई, उसका पति मर गया, लेकिन देयर मस्ट बी अ रीस्टार्ट, है ना। तो उसको लेके फिर डॉक्ट्रिन आए, ह्यूमन लाइफ को समझा गया, कंपैशन को समझा गया, रिलीजन्स में जो मतलब जो गलत इंटरप्रिटेशंस थी उनको डिस्कार्ड किया गया। उपनिषदों ने फिर लॉजिक बताया, है ना। फिलोसफर्स आए, राजा राम मोहन राय आए, बहुत सारे ज्योतिबा आए, उन सब ने बताया कि भाई वुमेन हैज सम डिग्निटी, तो ये सती शुड बी स्टॉप्ड। तो सती को रोका गया। तो क्या होता है, मतलब पास्ट जनरेशन भी इवोल्यूट होके एथिक्स बन जाते हैं। आज की डेट में मतलब वुमेन की डिग्निटी हो, या फिर फिजिकली डिसेबल्ड की डिग्निटी हो, या फिर जो जो हमारे लाइक जो जो हमारे ट्रांस लोग हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, है ना, जिनको हम एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी बोलते हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी क्यू जो कम्युनिटी है, उसको पहले कैसे ट्रीट किया जाता था, आज उनके राइट्स की बात होती है ना। तो पहले क्या होता था, मतलब पहले बंजारे की तरह जाते थे, मतलब एक राज्य दूसरे राज्य में हमला करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज की डेट में हम कोऑपरेशन करते हैं, आज की डेट में हम ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल एथिक्स होते हैं, कॉमनहुड होता है, ब्रदरहुड होता है ना। तो ये सारी चीजें जो ये जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, ये ड्राइव हुए इन द टाइम, है ना। करंट और पास्ट जनरेशंस इनको ड्राइव करती हैं, बट मोरालिटी बेस्ड ऑन द वंस इंट्यूटिव फीलिंग। भाई तुमको अच्छा लग रहा है, बस मुझे अच्छा लग रहा है, भाई मुझे चोरी करना अच्छा लग रहा है, मैं चोरी करके अच्छी फील कर रहा हूँ, चोरी इज माई मोरालिटी। पीपल आर लाइक, इट्स लाइक इंडिविजुअल इंस्टिंक्ट, ये अंदर से आ रही है। बट डिपेंड करता है कि आपका सोशलाइजेशन कैसे हुआ है, आपका समाजीकरण किस प्रक्रिया से हुआ है, आपने मोरलिटी डेवलप कैसे करी है। तो दैट इज बेस्ड ऑन दैट, राइट। व्हाट इफ वी डोंट फॉलो? अगर तुम एथिक्स फॉलो नहीं करोगे तो फेस पियर, मतलब ऐसा लगेगा तुम्हें भाई ये सामने वाला कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें क्राइसिस होगी इंटरनल। सोसाइटल डिसअप्रूवल, सोसाइटी में आपको मतलब डिस्कार्ड किया जाएगा, लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट हो सकता है। मोरलिटी में क्या होता है, डूइंग समथिंग अगेंस्ट वंस मोरल्स कैन मेक वन अनकंफर्टेबल, रिमोर्सफुल एंड डिप्रेस। मतलब अगर तुम किसी दूसरे के मोरल्स के अगेंस्ट अगर उसके इंटरेस्ट में बात नहीं करोगे, तो तुम्हें कभी कभी अंदर से ऐसी फीलिंग आ सकती है कि भाई मैं इसके प्रति गलत कर रहा हूँ, मैं इसका भला नहीं कर रहा हूँ। तो वो एक चीजें आपको मतलब महसूस हो सकती हैं, ठीक है। Fine. Sometimes there could be a conflict between ethics and morals, हो सकता है, of individuals. This conflict also results in social reforms in the society, है ना। कभी कभी morals में टकराव हो जाता है ना। morals में टकराव कैसे होता है, लाइक इसको बड़े ध्यान से समझना है ना। कभी कभी morals में जैसे M1, morality of M1 and morality of M2, मतलब person 2 person 1, है ना। इसकी morality ये थी कि भाई जो रिलीजन में सती दिया गया है, मतलब सती सावित्री की परिकल्पना तभी की गई है कि लाइक पति का जीवन खत्म तो पत्नी का जीवन खत्म, तो वो एक मोरलिटी थी। दूसरी मोरलिटी
मोरलिटी ये आई कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, स्त्री का जो जीवन है, स्त्री का जीवन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वो लाइफ देती है। मातृ देवी की परिकल्पना आईवीसी में करी गई थी, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उसके बाद देवी बना के हमने पूजा, मतलब नारी तू नारायणी, हमने जाने क्या क्या कहा, है ना, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमने बहुत सारी बातें बोली, है ना। बट उसमें क्या हुआ, दोनों की मोरलिटी टकराई आपस में। जब मोरलिटी आपस में टकराई तो क्या हुआ, सोशल रिफॉर्म हुआ, है ना, सोशल रिफॉर्म्स आए सोसाइटी में, है ना। फिर वही नारी की डिग्निटी समझने लगी। एग्जांपल है राजा राममोहन राय, हिज मोरल्स वर अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती व्हिच वाज कंसीडर्ड एथिकल एट द टाइम, ही फाउट फॉर इट्स एलिमिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी, और वो सती बैन कर दी गई। जैसे महात्मा गांधी का एग्जांपल है, गांधीज मोरल्स वर अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, है ना। अंबेडकर ने भी बोला अनटचेबल मतलब लोगों ये छुआछूत है वो दूर होनी चाहिए, है ना, चाहे उनका महात सत्याग्रह हो, चाहे कोई सा भी सत्याग्रह हो, अंबेडकर वाज अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, है ना। उन्होंने उसके अपलिफ्टमेंट, उसके रिमूवल के लिए दूर किया। उन्होंने हरिजन सेवक संघ चलाया, बहुत सारी चीजें करी, और इवेंचुअली जो आर्टिकल 17 था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट आ गया, है ना। आप एक मेंशन कर सकते हो कोर्ट में कि देयर इज अ एक्ट जो SC/ST प्रिवेंशन के लिए, एट्रोसिटीज के लिए एक्ट होता है, तो आप बता सकते हो वो कौन से ईयर में आया, है ना, और उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या उसको लेके काम किए जा रहे हैं, कोई एक केस कोट कर सकते हो, बता सकते हो आप, है ना। तो बिलो इज द लिस्ट ऑफ सम एग्जांपल दैट शो कन्फ्लिक्ट। कभी कभी एथिक्स और मोरल्स में वो हो जाता है, कन्फ्लिक्ट होता है। लेट मी टेल यू फेमस कन्फ्लिक्ट क्या है। गे राइट्स और होमोसेक्सुअलिटी, ये एथिकल है या डिक्रिमिनलाइज किया गया है सोसाइटी ने, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिक्रिमिनलाइज किया, है ना। आर्टिकल 3 कौन सा था, सीआरपीसी का था, राइट, 377, राइट, एक सेकेंड, या सीआरपीसी 377, ठीक है, इसको डिक्रिमिनलाइज किया गया था, ठीक है, और ये एथिकल है ना, बिकॉज मतलब इक्वालिटी डिग्निटी सबके लिए होनी चाहिए, हर जीव के लिए होनी चाहिए, तो उसको लेके उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइज किया इट्स एथिकल, बट इट इज इमोरल फॉर सम रिलीजियस। बहुत सारे रिलीजन में बोलते हैं कि सेम सेक्स मैरिज इज इलीगल, सेम सेक्स मैरिज इज नॉट मोरल, है ना। मैन का आदमी से संभोग इज नॉट जनरलाइज, आदमी का आदमी से आलिंगन इज नॉट जनरलाइज। तो इट इज लाइक दैट, इट इज एथिकल बट इट इज मोरल, सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। यूथेनेसिया मतलब अगर कोई ऐसी डिसीज से सफर कर रहा है ना, ऐसी डिसीज से सफर कर रहा है कि जो इनटॉलरेबल है, उसको भीषण पेन हो रहा है, वो भीषण मतलब परेशान हो रहा है, वो ऐसी चीजें हो रही हैं उसके साथ कि वो उसे फेस नहीं कर पा रहा है, तो दैट कम्स अंडर यूथेनेसिया। वो यूथेनेसिया ऐसा है कि मतलब उसमें वो परेशान हुए जा रहा है ना, माइट लीड टू इंटेंशनल किलिंग। अब देखो इसमें क्या है मोरल, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, देखो यूथेनेसिया में कि भाई स्टेट चाहता है, मतलब इन इंडिया पैसिव यूथेनेसिया इज अलाउड, नॉट एक्टिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया में मतलब क्या होता है कि पैसिव यूथेनेसिया उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर दिया जाता है, तो वो मर जाता है। एक्टिव यूथेनेसिया में क्या होता है कि उसे फोर्स किलिंग कर दी जाती है कि नहीं भाई तेरी बीमारी बहुत हो गई, तू अब बस चलता बनो और आराम खुद भी करो, और तुम्हारी आत्मा शांत रहे, हम भी शांत रहे, हम भी मतलब हमारे ऊपर भी बोझ ना है। इन सम यूरोपियन कंट्रीज इवन द एक्टिव यूथेनेसिया इज अलाउड, इन इंडिया ओनली पैसिव यूथेनेसिया इज अलाउड। बट इससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों के मोरल वैलिड होंगे, वो जिसका भी मोरल वैलिड हुआ उसने क्या किया कि वो इंटेंशनल किलिंग करेगा, है ना। एंड नेक्स्ट इज क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन ह्यूमंस, मतलब आईसीएमआर की जो एथिकल गाइडलाइंस फॉर द बायोमेडिकल रिसर्च एंड ह्यूमन प्रिंसिपल्स माइट लीड फॉर अनइंटेंडेड हार्म, है ना। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मतलब जिस पर क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल आप समझते हो, क्लिनिकल ट्रायल्स ऐसे होते हैं जो वैक्सीन और ड्रग्स जो आती हैं उनको मार्केट में लाने से पहले, उनके मास एप्लीकेशन से पहले क्या किया जाता है कि जनरली कुछ ह्यूमन बीइंग पे जो वॉलंटियर्स होते हैं उन पर ट्रायल करके देखा जाता है कि भाई इट इज वर्किंग फाइन और नॉट फाइन, इसके क्या पोस्ट इफेक्ट्स हैं, क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं, क्या चीजें हैं, तो उनको जनरलाइज किया जाता है। सो दिस कम्स आईसीएमआर की कुछ गाइडलाइंस है, बट इससे क्या हो सकता है, मोरली कैसे वायलेट करता है ये, मतलब अनइंटेंडेड हार्म, किसी को मतलब ट्रायल के दौरान परेशानी हो सकती है। तो सबरीमाला डॉक्ट्रिन, सबरीमाला इज ऑल्सो एग्जाम्पल, सबरीमाला इज मतलब सबरीमाला में जो वुमेन की एंट्री थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड किया, उसको सही ठहराया, है ना। एसेंशियलिटी डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग मतलब व्हाट आर द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उनके सुप्रीम कोर्ट ने उसको रीड किया, और उन्होंने क्या किया, जो जो मेनिस्ट्रेटिंग वुमेन होती थी, है ना, उनको अलाउ कर दिया। ऐसे ही एक बीड़ी मेकर का केस था, ये मध्य प्रदेश का केस था। इसमें क्या हुआ था कि तेंदुपत्ते से बहुत सारे लोग बीड़ी बनाते थे, तो ये मतलब इट इज एथिकल, इट इज अनएथिकल टू मतलब डिस्ट्रीब्यूट द जो जो ड्रग हैं जो या फिर जो नार्कोटिक्स हैं उनको सोशली डिस्ट्रीब्यूट करना मे बी अनएथिकल, बट इट वाज आल्सो एथिकल दैट कि उनका जो ऑक्यूपेशन है, जो उनका रोजगार है वो बचा रहे, है ना। सो इट वर्क्स लाइक दैट, है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉज। एथिक्स और लॉज में क्या डिफरेंस होता है, तो इसको मतलब एथिक्स जनरली, लॉ क्या होता है, लॉ क्या होता है कि मतलब जो रूलिंग
लाइक सोसाइटी इज अ रॉ सोसाइटी, मतलब एक समाज है सोसाइटी, ठीक है। इसमें ऑर्डर स्टेब्लिश करने के लिए एक कुछ गवर्नेंस प्रोसेस होता है ना, गवर्नमेंट गवर्नमेंट काम करती है ना, जहाँ पे सेंट्रल है, स्टेट है, लोकल बॉडीज है ना। अब वो गवर्न कैसे करें, उनको गवर्न करने के लिए कोई डॉक्ट्रिन चाहिए, आधार चाहिए, तो वो कम आता है, वो लॉ से आएगा, है ना, रेगुलेशन से आएगा, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों से, ये जो लीगल चीज़ें आती हैं, इनसे सोसाइटी को गवर्न किया जाता है। दिस इज द प्रोसेस, है ना। और लॉ को जनरली ऐसा लाया जाता है कि जैसे सोसाइटी मोल्ड हो, है ना। जैसे अपहरण के अगेंस्ट लॉ आ गया, है ना, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लॉ आ गया, है ना, सबको कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट टू एजुकेशन आ गया, है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन आ गया। इससे क्या है, मतलब इस इन लॉज के माध्यम से सोसाइटी में मतलब एक जो ऑर्डर है, ऑर्डर स्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो उस ऑर्डरली सोसाइटी में सारी व्यवस्थाएं ठीक चलती हैं, सारी सर्विसेज का सबको लाभ मिलता है। जो एक वेलफेयर स्टेट की जो राम राज्य की अवधारणा है, उसको फुलफिल करने के लिए लॉज को लाया जाता है ना। तो एथिक्स और लॉज में लॉ क्या करता है, मतलब सब कुछ बहुत सारे एथिक्स को फोर्स करता है। फॉर एग्जाम्पल चालान, जैसे लॉज होता है, आप बाइक से चल रहे हो या गाड़ी से चल रहे हो, तो आपकी सुरक्षा के लिए एक लॉ लाया जाता है कि भाई आपको बाइक इतनी स्पीड पे चलानी है, आपको गाड़ी इतनी स्पीड पे चलानी है, आपको उसके लिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए आपको ये सब करना है, हेलमेट लगाना है ना, दूसरों की प्रोटेक्शन के लिए स्पीड कम रखनी है, टर्न्स पे या फिर रेड लाइट्स पर रुकना है। तो दिस द लॉज, बट अंडर क्या हो रहा है कि ये एथिक्स को भी फोर्स कर रहा है ना। है तो लॉ, बट एथिक्स क्या है, मतलब ह्यूमैनिटी, ह्यूमन लाइफ को प्रिजर्व कर रहा है ना, ह्यूमन वैल्यूज को वो रख रहा है ना। और स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट के जो एथिक्स है, उनको भी फॉलो करवा रहा है ना। कंपैशन शो कर रहा है दूसरों के प्रति, दूसरों की जो लाइंस हैं, जो दूसरों की फ्रीडम है। ऐसा नहीं कि मतलब आप मतलब निकलना किसी और को है और गुस्सा आ रहे हो आप, तो लॉ के माध्यम से एथिक्स को एनफोर्स किया जा रहा है। तो ऐसा एक रिलेशन है एथिक्स और लॉ में, ठीक है। एथिक्स एंड मोरल्स कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। एथिक्स और मोरल्स अलग हो सकते हैं पर्सन टू पर्सन। लॉ अप्लाइज यूनिफॉर्मली, लॉ जनरली यूनिफॉर्म होते हैं, पूरी सोसाइटी, पूरे मास के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक लॉ होता है। इंडिया में मतलब आर्टिकल 44 है, राइट। आर्टिकल 44, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आर्टिकल 44 क्या होता है ना, क्यों होता है, आप ये बता सकते हो। लॉ में जनरली यूनिफॉर्मिटी होती है एथिक्स से ज्यादा, है ना। तो लॉ, एथिक्स और मोरल्स में जनरली क्या होता है कि उनको कस्टमाइज किया जाता है, उनको ये वेरी करते हैं ना। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ, स्टेट इज विद इन द राइट्स टू पनिश, अगर ब्रीच ऑफ लॉ होता है तो वो पनिश करता है, ठीक है। तो ऐसे चलता है ना। अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग मोरल हो सकते हैं, है ना, बट भाई लॉ सबके लिए समान है। कैसे मतलब जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है नेशन वाइड सब एक जैसा ही है ना। देयर कैन बी सम वेरिएबल्स लॉ में हो सकते हैं, जैसे आर्टिकल 16-17 है, जहाँ पे रिजर्वेशंस दिए गए हैं जॉब के लिए और एजुकेशन के लिए। तो दीज आर द अदर एस्पेक्ट्स, उसमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हम देख सकते हैं, या फिर ऐसा देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस देख सकते हैं, सोशल जस्टिस देख सकते हैं, है ना, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स देख सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग, बट इन जनरल लॉज आर इक्वल फॉर ऑल इन द सोसाइटी, राइट। तो hence they work as the medium of retributive justice, है ना। retributive justice और reformative justice दो टाइप की चीजें होती हैं। retributive justice में बेसिकली क्या होता है, अगर आप किसी लॉ को या डॉक्ट्रिन या प्रिंसिपल जो समाज को चलाते हैं, स्टेट जिनको एम्पावर करता है, उसको अगर आप वायलेट करते हो तो आपको पनिशमेंट दिया जाता है। सच जस्टिस इज कॉल्ड retributive justice, है ना। ऑन द अदर एंड देयर इज अ डॉक्ट्रिन की मतलब रिफॉर्मेटिव जस्टिस भी होता है इसके कंपैरिजन में, दैट वी विल डिस्कस लेटर। ऑन द अदर एंड एथिक्स आर नॉट एनफोर्सेबल, एथिक्स एनफोर्सेबल नहीं होते। कभी किसी ने बोला है आपको धक्का मार के भाई सत्य बोल, नहीं बोला ना। अनटिल और अनलेस आप कोई लॉ वायलेट करके, और जब तक आप वहां ना पहुंचो पुलिस स्टेशन में, पुलिस ना आपको डंडे मारे, तब तक आपको ये नहीं बोला जाएगा कि सच बोल। कोई नहीं बोलता ना। कोई बोलता है आपको एनफोर्स करके भाई शांति रख, नहीं बोलता ना, नहीं। इट्स योर एथिक्स, है ना। दिस कम्स अंडर द एथिक्स, है ना। जनरली लॉ क्या होता है, वाइडली पब्लिश होते हैं, है ना, इक्वली एक्सेप्टेड होते हैं, जनरली सब लोग इसको स्वीकार करते हैं। एनफोर्स थ्रू द फोर्स, मतलब बल के माध्यम से या राज्य के माध्यम से, पुलिसिंग के माध्यम से, या फिर टैक्स के माध्यम से, या कैसे भी करके उनको एनफोर्स कराया जाता है ना। एथिक्स जनरली वॉलंटरी होते हैं, ये इंटरनल होते हैं, मतलब अपने अंदर से आते हैं। इनका मतलब जो एनफोर्समेंट होता है वो इंटरनली होता है, मतलब, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस, देख सकते हो आप डिफरेंस। एथिक्स क्या है, सेट ऑफ द कोड एंड गाइडलाइंस बेस्ड ऑन द मोरल प्रिंसिपल टू जज राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। लॉ क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विद एन एम टू कॉमन गुड ऑफ द सोसाइटी, है ना, सोसाइटी का कॉमन गुड। जैसे जैसे जो एनएचआई के लॉज हैं, वो सड़क बना रहे हैं या लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं, वो सबके लिए काम कर रहे हैं, कॉमन गुड सर्च कर रहे हैं, ना। राइट टू एजुकेशन, है ना, राइट टू फूड, ये कॉमन गुड को लेके हैं, ठीक है। एथिक्स का गोल क्या होता है, अचीव सिविलाइज ह्यूमन कंडक्ट बाय कंडीशनिंग थॉट एंड बिलीफ एंड मोरल्स, है ना। ये मतलब जो सोसाइटी को सिविलाइज बनाना, मतलब जो कहते हैं ना कि मतलब एक अच्छी सोसाइटी होगी उसको लॉ की आवश्यकता नहीं है। एक अच्छा जो सभ्य समाज होगा उसको मतलब आवश्यकता नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा लॉ एनफोर्स किया जाए, है ना। सोशल कॉन्टेक्ट लॉ
जनरली सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है कि मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द 2 क्लासेस, आज भी मैंने बताया सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अनुबंध होता है जो राज्य अपने सिटीजन्स को देता है, सिटीजन उसके बदले उससे लॉयल्टी, उसकी सोवरेंटी, उसको टैक्स, उसको जाने क्या क्या देते हैं, उसके बदले एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो लॉ इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लॉ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करता है कि भाई मतलब राज्य तुम मतलब राज्य बोलता है कि सिटीजन मैंने तुमको ये सब दिया है, तुम मुझे ये सब दो, तो वो आपस में एक अनुबंध होता है, एक करार होता है, मतलब ठीक है ना, समझ रहे हो, फाइन। सो गवर्न बाई ये इसे कौन, एथिक्स को कौन कवर करता है, सोसाइटी, है ना, लीगल प्रोफेशनल नॉर्म्स ये सब होते हैं, ये एथिक्स को कवर करते हैं, है ना, विच आर समटाइम्स नॉट क्लियरली डिफाइंड, एथिक्स जनरली डिफाइंड नहीं होते हैं, ठीक है, जनरली मतलब इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली लॉज बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ के ये एथिक्स हैं, आप इनको फॉलो करो, है ना, बट इनको गवर्नमेंट को मतलब जो लॉज होते हैं वो क्लियरली गवर्नमेंट डिफाइन करती है, सिर्फ गवर्नमेंट का राइट है। एथिक्स का जो सोर्सेज है सोशल नॉर्म्स है, फैमिली है, एजुकेशन है, स्क्रिप्चर्स है ना, रामायण महाभारत के अलग वो है एथिक्स है, एजुकेशन मतलब जो आपकी शिक्षा है, दीक्षा है, जो आपका टीचर्स जो आपको सिखा रहे हैं वो आपके एथिक्स हैं, फैमिली आपको क्या सिखा रही है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन ना करना, है ना, मतलब ऑर्थोडॉक्सी नहीं करना, है ना, सबका साथ देना, सबके साथ प्यार से रहना, ये फैमिली सिखाती है, तो फैमिली लेवल पे। सोशल नॉर्म्स मतलब जिस सोसाइटी में आप बैठ रहे हो यारों के साथ, दोस्तों के साथ, समाज के साथ, है ना, दादी बाबा और ये जितने भी वेलफेयर एसोसिएशन होते हैं, क्लब्स होते हैं, जहाँ पे भी गैदरिंग्स हो रही है लोगों की, वहां आप क्या सीख रहे हो, तो ये एथिक्स के सोर्सेज हैं। लॉ के सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक्ट्स होते हैं, रूल्स, रेगुलेशंस, कोड, डिक्री, जजमेंट, इन सबसे लॉ आते हैं। यू कैन जस्ट कोट वन एग्जांपल कि कॉन्स्टिट्यूशन से हम कौन सा लॉ आ रहा है, एक्ट से कौन सा लॉ आ रहा है, ये सब बता सकते हो। ये किसके लिए चाहिए, नीड, एथिक्स की नीड होती है चेंज करने के लिए, ऑर्डर के लिए, पीस के लिए, रिफॉर्म कैसे लानी है सोसाइटी में उसके लिए, एंड लॉ की जरूरत होती है ऑर्डर इन सोसाइटी एंड अवॉइड द क्योस, है ना, मतलब जब भी बात होती है लॉ और ऑर्डर की तो बोलते हैं ऑर्डर आ जाए, लॉ बाद में आ जाएगा। ऑर्डर इज एसेंशियल, ऑर्डर का मतलब होता है कि एनआर की लोग पागल ना हो जाएं, मतवाले हो गए, एक दूसरे के ऊपर जीनोसाइड करना, मारना कूटना ना शुरू कर दें, तो वो एक ऑर्डरली व्यवस्था है, वो एक बनाए रखने के लिए आपको लॉ की आवश्यकता होती है। एथिक्स कोलैप्स व्हेन लॉज फिल द वॉइड, जब एथिकल कोलैप्स होता है, मतलब जब समाज में अराजकता छा जाती है तो फिर लॉ काम करता है। जब आता है ना फिर न्याय, जो फिर मतलब जिसे मत्स्य न्याय बोलते हैं, वो फिर आएगा, सीधा आएगा, और फिर जो लोग सोसाइटी के जो ऑर्डर को वायलेट कर रहे होंगे वो, लाइक जैसे भगवत गीता में होता है ना, अभ्युत्थानम ही धर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम, जब जब मतलब अधर्म बढ़ता है तो फिर ईश्वर अवतार लेते हैं और फिर उनको वाइप आउट करते हैं। तो सेम लॉ भी यही करता है, कानून यही करता है कि जब बहुत सारी चीजें बहुत गलत हो रही होती हैं तो फिर एकदम से आता है और फिर वो सब चीजें सही, जब एथिकल कोलैप्स होगा तो लॉ उसके वॉइड को फिल करेगा। एथिक्स का अगर फेलियर होगा तो यूजुअली कम विद नो पनिशमेंट, लाइक फाइन, है ना, कोई पनिशमेंट नहीं होगा। एथिक्स मतलब पर्सनल चीज है, मतलब आप मानो मत मानो, है ना, उस टाइप से है। पनिशमेंट, फाइन, पेनल्टीज, लॉ को अगर वायलेट करोगे तो आएगा, है ना। डिसीजन मेकिंग, फाइनल डिसीजन ऑन द एथिकलिटी ऑफ एन एक्ट इज टेकन बाय इंडिविजुअल्स, है ना। कंसाइंस ऑफ सोसाइटी, ये मतलब लाइक आपकी कंसाइंस, आप कितने एथिकल हो, ये इंडिविजुअल का मैटर है। कोर्ट्स और जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आप लॉज को कितना फॉलो करते हो। क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती है, टेक द फाइनल डिसीजन ऑन द लीगलिटी ऑफ एन एक्शन, है ना। कोर्ट बताएगा कि आपने भाई नियम का, कानून का उल्लंघन किया है नहीं किया है, कोर्ट का पर्पज ही यही है ना। आपके राइट्स, मतलब अगर स्टेट ने लॉज को वायलेट किया है ना, आर्टिकल नंबर 232, है ना, आर्टिकल नंबर 226, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आपके राइट्स का प्रोटेक्शन करते हैं, लॉज का प्रोटेक्शन करते हैं जो स्टेट ने बनाए हैं। कहीं कभी कभी होता है ना, स्टेट ही वायलेट करता है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले करंट अफेयर में बताया कि बहुत सारे लोगों को अभी तक आधार कार्ड नहीं मिला है, तो दैट इज द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट। तो उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, वो बताएगा कि भाई ये गलत हो रहा है, ये चीजें गलत हो रही हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा। उसमें डिसीजन कोर्ट बताएगा कि भाई यहाँ पे लीगल वायलेशन हो रहा है एंड दिस इज द रॉन्ग थिंग, है ना। रिलेशनशिप, एथिकली एक्सेप्टेबल कैन ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल टू द लॉ, है ना। कभी कभी ऐसी बस वही, मतलब आपको इंटरचेंजेबल रिलेशनशिप मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वो कुछ इस टाइप से होती है। वेल दिस ऑलराइट, वेट, इसमें भी ऐसा ही संबंध होता है, दिस इज लॉ एंड दिस इज एथिक्स, एथिक्स, है ना। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द इंटरसेक्शन, राइट। कुछ लॉज ऐसे होंगे जो एथिकल चीजों को एनफोर्स करेंगे, कुछ एथिक्स ऐसे होंगे जो लॉ को एड करेंगे, है ना। बट लॉ कैन बी डिफरेंट, एथिक्स कैन बी डिफरेंट, दिस इज इंडिविजुअलिस्टिक थिंग, दिस इज द सोशल थिंग्स, राइट। तो आपको ऐसे करके रिलेट करना है। दीज डायग्राम्स, दीज आर द वेरी सिंपल डायग्राम्स, इनको आप मतलब कंसेप्चुअली समझो, एंड ये पेपर में आपको जब आंसर राइटिंग करोगे तो बहुत ऐड करेंगे आपको, है ना, कि कहाँ लॉ है, कहाँ एथिक्स है। आप ऐसे सबसेक्शन या सेट रिप्रेजेंटेशन में आप इसको दिखा सकते हो। ऑलराइट, फ्लेक्सिबिलिटी, एथिक्स आर फ्लेक्सिबल एंड चेंज विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइम एंड लोकेशन, है ना। कभी कभी चेंज हो जाते हैं, सोसाइटी कल्चर चेंज होता है, सोसाइटी के नॉर्म चेंज होते हैं, रिक्वायरमेंट चेंज होती है, तो एथिक्स
चेंज हो जाते हैं, है ना। बट जो लॉज हैं, लॉज आर रिलेटिवली रिजिड, है ना। मतलब एक देश में, एक सोवरेंटी में, जैसे इंडिया है, इंडिया की सोवरेंटी में, एक टेरिटरी में लॉ चले गई, फिर वो अमेरिका में जाके चेंज होगा, अमेरिका का लॉ अलग है ना, यूएस का लॉ अलग है, यूके का लॉ अलग है, ईयू के लॉज अलग अलग हैं, तो फिर वो लॉ विसिनिटी जनरली रिजिड होते हैं, लॉ चेंज ऐसे होते हैं। फाइन। sometimes sometimes there could be a conflict between ethics and laws. Okay, okay, all right, I guess this is enough for today's class, and we will take जो लॉ का और एथिक्स का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे हम कर लेंगे, है ना। और क्या हम बात करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक हम एथिक्स और रिलीजन की बात करेंगे, एंड विद दिस एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, है ना। कल ये इन ऑल प्रोबेबिलिटी दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। सो this is all for today's discussion on ethics, right? Ethics and human interface, one unit of its syllabus will be almost complete by tomorrow, right? So what you can do, you can just take some questions, some good questions. Otherwise, after today's discussion, after tomorrow's discussion, I will take some more question from the PYQs. आपके PYQs के कुछ क्वेश्चंस को लेके देखेंगे, सॉल्व करेंगे उनको हम, और देखेंगे कि मतलब कैसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं करंट अफेयर को, कैसे एथिकल कंसेप्ट को हम अपनी क्लासेस में अपने क्वेश्चन सॉल्विंग में अप्लाई कर सकते हैं। सो ऑल राइट, थैंक्स अ लॉट, thank you so much, and for your valuable feedback you can just comment in the comment section. All right, fine, thank you. मिलिंद इसको बंद कर देना यार।